जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाइयाँ बढ़िया चल रही होंगी। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आइए स्वागत करते हैं आपका हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट नंबर 3 में। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम रजिस्टर्स को कंबाइन करेंगे। अब रजिस्टर की बात अगर मैं करूं, कई लोगों को लगेगा रजिस्टर को कैसे कंबाइन करोगे। भाई ये रजिस्टर जो है वो किसी न किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से कनेक्टेड है। लाइक कोई ट्यूबलाइट होगी, उसका भी कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा। कोई फैन है, पंखा, उसका भी कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा, राइट। हर एक चीज का, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, है ना। उन्हीं डिवाइसेस को हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट मतलब जोड़ना। आइए देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन के दो टाइप्स हैं। उनमें से पहला टाइप है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक साधारण एग्जांपल से समझाता हूं। गले में मोतियों की माला या फिर जो चेन पहनते हैं हम, सोने की, चांदी की, जिसकी भी आप पहनना चाहें, उस मोतियों की माला में या चेन में आप क्या कॉमन देखते हो, ये देखते हैं। मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं उस चेन की, तो उस चेन में कड़ियां होती हैं। एक कड़ी होती है, इसमें से दूसरी कड़ी निकलती है, इसमें से तीसरी कड़ी निकलती है, चौथी कड़ी, ऐसे करके कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। सही है क्या? मुझे एक जवाब दो। यहां पर जो एक कड़ी है भाई, एक छोटी छोटी रिंग होती है ना, बहुत सारी रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, तो ढेर सारी रिंग होती हैं। बात करें अगर सिंगल रिंग की, तो इस रिंग के पास दो टर्मिनल हैं, एक तो ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला टर्मिनल। ये वाला टर्मिनल इसके साथ बिजी है और ये वाला टर्मिनल इसके साथ बिजी है। सही है क्या? माने एक रिंग के दोनों ही एंड्स, एक रिंग के दोनों ही एंड्स बिजी हैं। इस रिंग का ये वाला एंड इस रिंग के ये वाले एंड के साथ में बंध रहा है। इस रिंग का ये वाला एंड इस रिंग के ये वाले एंड के साथ में कंबाइन हो रहा है। इस रिंग का ये वाला एंड इस रिंग के ये वाले एंड के साथ कंबाइन हो रहा है। तो सीरीज का मतलब होता है चेन, श्रृंखला। सीरीज का मतलब हिंदी में होता है श्रृंखला, जिसका साधारण मतलब है चेन। तो ये चेन ही तो बन रही है, एक श्रृंखला ही तो बन रही है। तो इस चेन को बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस आया मान लो और दूसरा रेजिस्टेंस आया, तो दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है सर? एंड टू एंड, एंड से एंड कनेक्ट हो रहा है। सही है क्या? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंड टू एंड कनेक्शन मिलता है। अब आइए देखते हैं कि इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमने एक सर्किट बनाया, ये क्लोज्ड सर्किट है, ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हम ये बात पहले ही कर चुके हैं। यहाँ रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इसका ये वाला एंड इसके इस वाले एंड के साथ कनेक्टेड है। R2 रेजिस्टेंस का ये वाला एंड R3 रेजिस्टेंस के इस वाले एंड से कनेक्टेड है। मतलब ये रेजिस्टेंस आपस में एंड टू एंड से कनेक्टेड है। सही है क्या? चलिए तो ही पहचान कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। अब बात करते हैं यहां से करंट को। मान लीजिए हमने बनाया सेल, तो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, यूं गया, घूमते घूमते हर एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और फिर दोबारा लौटा। तो हम यहां लिखते हैं I, मतलब जितना करंट जाई उतना ही करंट आई। समझ गए क्या? इसी को तो कहते हैं अपना सर्किट पूरा होना। सर्किट पूरा हो गया। मेन बात यह है, कुछ 3 खास पॉइंट्स हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए जो हमको सवालों को सॉल्व करने में और इसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानने में मदद करते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिख रखा है और इन्हीं पॉइंट्स को मैंने डिटेल में नोट्स में लिख रखा है। सेम करंट इन ऑल रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर होते हैं इनमें सेम करंट जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर होते हैं उनमें करंट सेम जाता है। मतलब R1 रजिस्टर को मिलेगा I करंट, R2 को मिलेगा I करंट, R3 को भी I करंट ही मिलेगा। माने करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है सर। बात करते हैं इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस। इसकी चर्चा हमने अब तक नहीं की थी, लेकिन आज हम इसकी चर्चा खुल के करेंगे। अब मेरी बात समझो, यहां मैंने टोटल लिखा है और यहां मैंने इक्विवेलेंट लिखा है। इक्विवेलेंट और टोटल में से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? इक्विवेलेंट। इस इक्विवेलेंट का मतलब क्या है सर? देखो, टोटल का मतलब तो यह निकल कर आ सकता था कि R1, R2 और R3 को जोड़ दो, लेकिन हर बार टोटल का मतलब यह नहीं निकल कर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? हर बार टोटल का मतलब यह भी निकल कर नहीं आएगा। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सब रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। चलिए हम इसको बेसिक से समझते हैं। उसके बाद यहां एक मैंने पॉइंट लिखा है छोटा सा, आपको पता लगेगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैसे आया वो यहां से पता लगेगा। लेकिन एक छोटी सी बात है, हमारा न्यूमेरिकल इससे बनेगा। ठीक है क्या? आइए देखते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, अभी आप समझते जाइए, आपको पता लगता जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। माने इंडिविजुअली इसको 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 सबको पकड़ो और उनका रेजिस्टेंस जोड़ दो। ठीक है क्या? तो हमने कहा R इक्विवेलेंट कितना है?
देखो ये R1 क्या ये पूरे इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है? नहीं, ये इस इंडिविजुअल रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। क्या R2 पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है? नहीं, ये R2 इस रेजिस्टेंस का इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। R3 इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इस इंडिविजुअल रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। आइए देखते हैं R इक्विवेलेंट क्या होता है। R1, R2 और R3, इसका मतलब जितने भी रजिस्टर थे उन सबके रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ दिया तो क्या आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके लिए फॉर्मूला? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है क्या? अब देखते हैं आगे वोल्टेज डिवीजन। गौर से देखो, V वोल्टेज की बैटरी या फिर सेल जो लगा हुआ है इसके साथ में, यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा। कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा, कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा, कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा, और इन तीनों को मिलने वाला वोल्टेज इसके बराबर होगा। बात समझ रहे हो? V वोल्टेज यहां पर है, कुछ वोल्टेज यहां होगा, कुछ वोल्टेज यहां जाएगा, कुछ वोल्टेज यहां जाएगा। तीनों वोल्टेजेस को जब ऐड करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। मैंने वोल्टेज डिवाइड कर रहा है ना। और कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको? V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूले से। ये तीन बातें अब तक आपको सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने सुनाई। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को। पहला न्यूमेरिकल हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 24। वो कहता है कि R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हैं जिनके वैल्यूज उसने दे रखे हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बार बार लिखकर, और बड़े बेसिक से क्वेश्चन है इसलिए मैंने इनकी पूरी थ्योरी नहीं लिखी है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि इन रेजिस्टेंस को हमने लिख दिया और हमने ब्रैकेट में बता दिया कि सीरीज में कंबाइंड है। इसका मतलब मान लो R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का वैल्यू 3 ओम, R3 का वैल्यू 5 ओम। ठीक है, ये है। ओम क्या है अब ये बताने की जरूरत शायद नहीं है क्योंकि पार्ट सेकंड में हम ये बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं। तो पूछ रहा है R इक्विवेलेंट क्या होगा। हमको अच्छी तरीके से पता है कि जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का तो R इक्विवेलेंट सभी रेजिस्टेंस का योग होता है, एडिशन होता है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, R2 और R3। R1 का वैल्यू 2 ओम रख दिया, R2 का और R3 का सबका वैल्यू रख के जोड़ दो, बात खत्म। कह दिया उसने सीरीज कॉम्बिनेशन। डायग्राम बनाने की हर बार जरूरत नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन कह दिया, इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो, आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा हायर फॉर्म में लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इफ देयर आर 10 रेजिस्टेंस, 10 रेजिस्टेंस है हमारे पास में। कितने? 10 रेजिस्टेंस। 10 सर ये 3 थे, ये 10 कितने भी हो सकते हैं। बोल रहा है कनेक्टेड इन सीरीज, इस बार भी सीरियल कॉम्बिनेशन है। इसी की तरह 1 2 3 4 माला लगा के बैठे हैं, जैसे ये ना चेन लगा के बैठे हैं। ठीक है सर, R इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो सर कितना होना चाहिए? आइए देखते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितने रेजिस्टेंस हैं? 10। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 ऐसे करके 10 रेजिस्टेंस हैं, सबको जोड़ दो। अरे भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए सब रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है रे। ठीक है सर। अब सर हमारे को ये नहीं पता कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। जैसे यहां पर तो वैल्यू पता था, इसका 2 ओम, इसका 3 ओम, इसका 5 ओम, लेकिन इसका नहीं पता। अगर नहीं पता है तो एक काम कर लो ना, आप मान लो क्योंकि उन्होंने कहा है 10 रेजिस्टेंस है ना, मान लो सब सिमिलर हैं, मान लो सब सिमिलर हैं, तो उस कंडीशन में हर एक को आप R मान लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो R1 का वैल्यू R, R2 का वैल्यू भी R, R3 का वैल्यू भी R, माने सारे के सारे क्या होंगे R, क्योंकि सबके सब क्या है सिमिलर, हमने मान लिया। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? 10 टाइम्स ऑफ R। R को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 टाइम्स ऑफ R। अच्छा सोच के बताओ, अगर मैं कहता देयर आर 11 रेजिस्टेंस तब आंसर क्या आता? 11R। अगर 12 रेजिस्टेंस होते तो 12R। क्यों? क्योंकि यहां पर 10R के साथ में 11R, 12R ऐसे लिखते जाते ना आप, क्योंकि ये सब कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने भी रेजिस्टेंस आए उन सबको जोड़ना पड़ता है। क्लियर है क्या? तो सर यहां पर हो क्या रहा है, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो आगे चला जाएगा। मतलब देखो, अगर मैं कहता 11 रेजिस्टेंस है तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आता? 11 रेजिस्टेंस को जोड़ने पर वो आता 11R। अगर 12 होते तो 12R, 13 होते तो सर 13R। ठीक है, तो ये 13 12 11 क्या है? नंबर है ना। मान लो अगर मैं कहता n है तो n टाइम्स ऑफ R। अब यहां पर n मान लो 20 है तो n का वैल्यू 20 चढ़ेगा ना। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट हमारा नीचे लिखा है हमने, इफ देयर आर n सिमिलर रेजिस्टर्स,
जैसे ये सारे सिमिलर थे, ध्यान रखना सिमिलर होने जरूरी है। अगर n सिमिलर रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है तब R इक्विवेलेंट निकलेगा n टाइम्स ऑफ R। बात समझे? जहां पर n क्या है आपका नंबर, किसका नंबर? सिमिलर रजिस्टर्स का नंबर। क्लियर है क्या? पैसे पूसे भारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते ला 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 ला। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके सामने दोबारा एक क्वेश्चन आया। हम बेसिक से ले रहे हैं पूरे को, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 सवालों के थ्रू इसको समझाएंगे आपको, हर एक पॉइंट को। हम इस पॉइंट को समझाने के लिए इस सवाल को लेकर आए, अब इस पॉइंट को समझाने के लिए इस सवाल को लेकर आएंगे। आइए देखते हैं। तो हमने कहा R1 का वैल्यू गिवन है, R2 का, R3 का, R4 का वैल्यू गिवन है और R इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अच्छा, हमने लिखा नहीं कि ये क्या है, तो हम खैर हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये क्वेश्चन भी सीरीज कॉम्बिनेशन का है, फिर भी आप लिख लो, है ना, ये सीरीज में ही कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R1, R2, R3, R4 सबको जोड़ना पड़ेगा। सर फिर आप यहां पर भी ऐसा ही करा रहे थे, नॉर्मल क्वेश्चन। यहां पर जो क्वेश्चन कराया इसके थ्रू ये पॉइंट समझाया, समझ में आ गया, चलो मतलब ये यूनिक हुआ। लेकिन सर ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही हुआ, फर्क क्या है? फर्क है, फर्क इसके थ्रू ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं मैं, ये फर्क है। क्या फर्क है? सुनो, जब आपने चारों को जोड़ा, मुझे बताओ, ये बताओ। अच्छा पहले ये देख लो, इन चारों को जोड़ा, क्योंकि सीरीज में है तो सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। सबके सबको जोड़ दिया और R इक्विवेलेंट कितना निकला? देखो, जिनको बोलने में दिक्कत हो रही हो मेरे साथ बोल लो एक बार, लिख रखा है मैंने, इक्विवेलेंट। कई लोग हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग ये ना समझें कि सर अरे क्या बता रहे हो, कई लोगों को दिक्कत होती है। अगर वो सीखना चाह रहे हैं तो वो सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इक्विवेलेंट, क्लियर है क्या? तो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले मैं ये बता देता हूं, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। R इक्विवेलेंट 10 ओम निकला, ठीक है सर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप रेजिस्टेंस को यूज करते हो तब मुझे सोच के बताओ, इन 4 रेजिस्टेंस को अभी आपने यूज किया, राइट? इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू किसका है? सर 1 ओम नहीं, वहां पर 2 ओम भी है, 2 से इससे ज्यादा है, यहां पर 3 ओम है, इससे ज्यादा है, 4 ओम, इससे ज्यादा कोई भी नहीं है। मतलब इन चारों को अगर देखा जाए तो इन चारों में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 4 ओम। सही है क्या? हाँ सर सही है, ऐसा ही है। लेकिन R इक्विवेलेंट 10 ओम आया, क्या 10 ओम 4 ओम से ज्यादा है? हाँ सर ज्यादा है। मतलब मैं कह सकता हूं ना कि जब सीरीज में कंबाइन किया जाता है रेजिस्टर्स को, तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, उससे भी ज्यादा आता है R इक्विवेलेंट। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जब सीरियली कंबाइन किया है। दोबारा सुनो, जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया जाता है तब उन रेजिस्टेंस में जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे हाई है ना, उससे भी ज्यादा आता है R इक्विवेलेंट सीरियली कंबाइन करने पर। पढ़ो इसको, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है R इक्विवेलेंट। आप इसे भी देख लो, यहां पर 2 ओम था, उससे बड़ा 3 ओम, इससे बड़ा 5 ओम, सबसे ज्यादा क्या है? 5 ओम, राइट? लेकिन अगर आप इनके R इक्विवेलेंट को देखो, आपने इनको सीरीज में कंबाइन किया है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा आता है R इक्विवेलेंट। कितना आ रहा है? 10 ओम। 5 ओम से भी ज्यादा है, सही है क्या? आप इसे देख लो, यहां पर सबका रेजिस्टेंस R माना, सिंगल R, लेकिन जब इसको जोड़ा R इक्विवेलेंट 10R आया, 10R इन आरों से बड़ा है, सही है क्या? चलिए अब ये फॉर्मूला और समझिए। एक थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया हमने, पैटर्न बदल दिया क्वेश्चन का। आइए देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उसका वैल्यू पहले से गिवन है 10 ओम, माने इस बार ये गिवन है, ये नहीं पता, लेकिन ये गिवन है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा देयर आर 5 सिमिलर रेजिस्टर्स, इस बार रेजिस्टर सिमिलर है, माने हमारे पास सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं R है, क्योंकि हमारे को गिवन नहीं है तो हमने मान लिया रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है R, ठीक है सर। एक सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम और 5 सिमिलर रेजिस्टर्स दे रखे हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, अर्थात
एक सर्किट है जिसमें 5 रजिस्टर लगा रखे हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर निकल कर आ रहा है 10 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 10 ओम। तो जो 5 सिमिलर रेजिस्टेंस हैं, अच्छा हुआ क्या होगा सोचो सर, ये मान लो R1 R2 R3 R4 R5 सबके सब क्या है, सिमिलर लिख रखा है इन्होंने, सिमिलर 5 हैं और पांचों के 5 सिमिलर हैं, सिमिलर मतलब सबका वैल्यू सेम। तो यहां पर भी R मान लो, 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 यहां पर भी R मान लो। इन पांचों रेजिस्टेंस को जब मैं सीरियली कंबाइन करूंगा, मतलब सबको जोड़ूंगा, तो इनका R इक्विवेलेंट आ रहा है 10 ओम। वो क्वेश्चन ने बता दिया। इस R का वैल्यू कितना है, अरे बड़ा आसान है, इन सबको जोड़ो कितना आ रहा है 5R, यहाँ 10 पहले से दे रखा है, R का वैल्यू निकालना है, 5 को नीचे भेजो, काट कर निकल गया 2 ओम। तो हर एक रेजिस्टेंस 2-2 ओम का है, इजी। अब सुनो, एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, अर्थात सीरियली कंबाइन करने के दौरान ये वाला फॉर्मूला निकल कर कैसे आया था। बड़ा आसान काम, बड़ा ही आसान काम। ओम्स लॉ इसको सॉल्व कर देगा, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ इसको सॉल्व करेगा, कैसे करेगा सुनो। मैंने कहा कि सर यहां पर करंट सेम रहेगा हर रजिस्टर में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, इसको भी आई करंट मिलेगा, इसको भी आई करंट मिलेगा, इसको भी आई करंट मिलेगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइड कर जाएगा। सही है क्या। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो वोल्टेज है ये बराबर होगा हर एक को मिलने वाले वोल्टेज के एडिशन के। मतलब इसको मान लो R1 को मिला V1 वोल्टेज, R2 को मिला V2 वोल्टेज, R3 को मिला V3 वोल्टेज, तो इन सबको जोड़ो V1 V2 V3, इन सबको जोड़ोगे तो V के बराबर आ जाएगा। मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने वही लिख दिया। तो V टोटल, अब V टोटल लिख रहा हूं यहां पर मैं, क्योंकि इन सब का एडिशन तो इसके बराबर है ही है ना। तो V टोटल बराबर है V1 V2 और V3 के। ठीक है सर, V का फॉर्मूला होता क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है सर, V इज इक्वल टू आई आर। सही है क्या, V इज इक्वल टू आई आर। तो मान लो ये V टोटल है, पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, ये है ना V टोटल, पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितना दौड़ रहा है, आई रहने दिया। R कितना है पूरे कॉम्बिनेशन का, सर R इक्विवेलेंट। सही है क्या, R इक्विवेलेंट। सही है क्या। तो V टोटल की जगह मैंने रख दिया I इंटू आर इक्विवेलेंट, या फिर R टोटल रख दो, R इक्विवेलेंट रख दो, कोई इशू नहीं पड़ेगा। और यहां पर हमने क्या रखा, V1 मतलब इसे मिलने वाला वोल्टेज, इसे मिलने वाला वोल्टेज V1, इसे मिलने वाला V2 और इसे मिलने वाला V3। तो हमने कहा V1 वो किसके बराबर है, I R1 के, इसे मिलने वाला करंट। भाई V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। V1 कितना होगा I इंटू R1, V2 का I इंटू R2, V3 का I इंटू R3। ओम्स लॉ हमको पता है ढंग से कि V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ है। दोबारा सुन लो एक बार, मैंने कहा जो वोल्टेज है, मैंने लिख भी रखा है, वोल्टेज डिवीजन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिवीजन होता है। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर डिवाइड करेगी, यहाँ पर डिवाइड करेगी, यहाँ पर डिवाइड करेगी। हमारे पास टोटल वोल्टेज V था, यहाँ जब डिवाइड किया तो V1 V2 और V3 के फॉर्म में डिवाइड किया है। तो मैंने ये कहा है कि इन तीनों वोल्टेज को जब ऐड करोगे तो ये वोल्टेज निकल कर आएगा टोटल, राइट। तो मेरा ये कहना है कि जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सही है ना। तो मैंने कहा V टोटल या V, इस पूरे सीरीज का जो वोल्टेज है उसे मैं V टोटल नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितना बह रहा है, I बह रहा है, वो I रख दिया। R कितना है, पूरे कॉम्बिनेशन का पूछ रहा हूँ, पूरे कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से इक्विवेलेंट तो R इक्विवेलेंट, ठीक है क्या। तो ये चीज़ मैंने कहाँ रखी, VT के लिए ये रखना था, VT के लिए ये रख दिया। अब इक्विवेलेंट को मैंने टोटल रख दिया यहाँ पर, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। चलो आप इसे इक्विवेलेंट ही कर दो, खुश रहो। इक्विवेलेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, इसलिए आप इसे इक्विवेलेंट करो। चलिए, तो V टोटल किसके बराबर है, V1 V2 और V3 के एडिशन के। तो V1 V2 V3 का एडिशन कर दिया ना। अब V1 का वैल्यू कितना है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I R1, V1 R1 के लिए है, तो V1 इज इक्वल टू I R1, V2 के लिए I R2, V3 के लिए I R3। ये रखता चला गया, ठीक है क्या। अब यहाँ से I कॉमन ले लिया जाएगा और I से I कट जाएगा, इनमें से I कॉमन आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स है बड़ी सी, मतलब बड़ी आसान सी मैथमेटिक्स है। तो I से I कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर निकला ना। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यह आता है, जिसका आपने सीधा सीधा इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब चलिए आते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। भाई हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक यही तो है,
कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो रजिस्टर को आप कॉम्बाइन कर रहे हो। पहला कॉम्बिनेशन का तरीका है सीरीज में, इस तरीके से चेन में। दूसरा तरीका आएगा पैरेलल। करते हैं उसकी शुरुआत एक नई स्लाइड के साथ। चलिए करते हैं बात इस टॉपिक के साथ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पहला पॉइंट हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सेकंड पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है इसके बारे में, बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, माने दो पॉइंट्स आएंगे, उनके बीच में सारे डिवाइसेस होंगे जिनका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। अर्थ क्या है समझो। मान लो एक सर्किट बनाया मैंने, इस सर्किट में ये हमने V वोल्टेज का एक सेल लगाया है या बैटरी, जो भी मानो आप। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ये करंट यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर करंट सीधा सीधा नहीं जा रहा है। गौर से देखो तो 1 2 3 रास्ते हैं, सिर्फ एक रास्ते में नहीं भाग रहा है, ये 3 रास्ते गिवन है हमारे को, है ना, करंट के मोमेंट के लिए। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, जिसको हमने R1 मान लिया। यहाँ पर एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ पर एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस R3 है। तो यहाँ पर भी कुछ करंट जाएगा, यहाँ पर भी कुछ करंट जाएगा, यहाँ पर भी कुछ करंट जाएगा। ठीक है, तो ये A और B, मुझे सोच के बताओ सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या दो सेम पॉइंट्स के बीच में है क्या? R1 की बात करें तो वो भी AB के बीच में आ रहा है, R2 की बात करें वो भी AB के बीच में आ रहा है, R3 की बात करें वो भी AB के बीच में आ रहा है। मतलब दो सेम बिंदुओं के बीच में, दो सेम पॉइंट्स के बीच में सारे के सारे रजिस्टर्स आ रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन दिखती हो तो इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है क्या? अब समझिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये 3 पॉइंट्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। उसमें पहला है सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। हर एक रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हो तो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा था? हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था V1 V2 V3 करके। समझे? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 के लिए होगा वही R2 के लिए होगा, वही R3 के लिए होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के लिए इक्वल रहता है। ओके, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। जितने भी R होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा सिंपली। और यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला कुछ ऐसा होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ गए? अब मैंने R3 तक इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस शो किए हैं। अब आने वाले सर्किट में 3 के बजाय 10 रेजिस्टेंस होंगे तो 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन R6 प्लस 1 अपॉन R7 प्लस 1 अपॉन R8, मतलब प्लस 1 अपॉन R7, फिर प्लस 1 अपॉन R8 प्लस 1 अपॉन R9 प्लस 1 अपॉन R10। ऐसे करके जितने भी रेजिस्टेंस होंगे 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन करके उनको ऐड करना है। समझ गए क्या? ठीक है, बात करें करंट की तो यहां पर करंट डिवाइड होगा। यहां से I करंट निकला, वो R1 रेजिस्टेंस को I1 करंट मिला, R2 को I2 करंट मिला, R3 को I3 करंट मिला। इसका मतलब करंट डिवाइड हो रहा है इन तीनों ब्रांचेस में। ये तीनों के तीनों करंट को जब ऐड करोगे तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है क्या? इसी के इस्तेमाल से हमने यहां पर यह सीखा है कि जो ये फार्मूला है R1 अपॉन R इक्विवेलेंट वाला, माने पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो फार्मूला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला है, उस फार्मूले को हमने यहां पर निकाला हुआ है। कैसे निकाला है मैं आपको बता ही देता हूं। I टोटल निकलने वाला जो टोटल I है बैटरी में से, वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो I1 I2 और I3 इनको अगर जोड़ दूंगा तो I के बराबर आना चाहिए क्योंकि करंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है क्या? तो IT मैंने I टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने इस तरीके से इनको क्या किया? जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आती है? अब IT की बात करें तो IT क्या है? टोटल करंट, है ना। अब ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या कहता है? सर V इज इक्वल टू IR। बैटरी के रेफरेंस में वोल्टेज कितना है? V। मतलब सर्किट के रेफरेंस में, सर्किट के पूरे रेफरेंस में करंट कितना निकल रहा है? इस बैटरी से या सेल से I निकल रहा है, I रख दिया। रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? R1 नहीं, R2 नहीं, R3 नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ या नहीं? I1 I2 I3 कौन सा वाला? नहीं, ये वाला I, मतलब टोटल I, टोटल करंट। सही है क्या? तो जो I टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? R इक्विवेलेंट को नीचे भेज दो तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, यही तो आएगा।
तो हमने यहाँ आई टोटल रखा है, उसको इसके बराबर कर दिया V अपॉन R इक्विवेलेंट के। V क्या है? वोल्टेज ऑफ द बैटरी और द सेल कनेक्टेड इन द सर्किट, और R इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब I1 कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है, यहां से थोड़ा चेंजेस आएगा। अगर आप I1 रखोगे इसका मतलब आप बात कर रहे हो रेजिस्टेंस 1 की, राइट? I1 किस में जा रहा है? R1 में। I1 की बात कर रहे हो तो R1, क्योंकि V जो है वो सबके लिए सेम है, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी, R3 के लिए भी, तो उसको हमने V रहने दिया। I1 का वैल्यू चाहिए तो R1 को नीचे भेज दो, तो V अपॉन R1। अगर I2 होता तो R2 होता, तब R2 नीचे चला जाता, तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 होता, जो कि हम यहाँ लिख देते। फिर अगर ये I3 होता, थर्ड के लिए I3 होता, तो यहाँ R3 होता, R3 को हम नीचे भेज देते और V अपॉन R3 बन जाता, तब I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 बन जाता। समझे? चलो मैं इसको लिखकर भी बताता हूं, कहीं के दिमाग से अगर उड़ गई हो तो। अगर यहाँ पे I2 होता, मतलब यहाँ पर R2 होता, तो I2 कैसे निकलता? R2 को नीचे भेज दो ना, ये लो, तो V अपॉन R2 इज इक्वल टू I2 होता, तो I2 की जगह इसको रख दिया। अगर यहाँ I3 की बात कर रहे होते तो R3 होता, तब I3 कैसे निकलता? R3 को नीचे भेज दो, सही है क्या? तो I3 की जगह क्या आ गया? V अपॉन R3 रख दिया। अब हो क्या रहा है, ये जो V है इसको कॉमन लिया, यहां से V को कॉमन लिया और यहां वाले V से काट दिया। इतनी मैथमेटिक्स आपको डेफिनेटली आती होगी। ये इक्वल के साइन में यहाँ पर V है और यहाँ पर तीनों जगहों पर V है, तो V को कॉमन ले लिया और V से V कट गया। अब क्या बचा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। यहाँ प्लस प्लस के साइन लगा दिया, इक्वल टू का साइन था लगा दिया। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लेकर आए हैं। क्लियर है क्या? उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। खैर पहले मैं आपको बता दूं, करंट का डिवीजन हो रहा है, देख रहे हैं आप, हर ब्रांच में करंट जा रहा है। तो करंट को कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू V अपॉन R, इसी फॉर्मूले से, ओम्स लॉ है ना ये, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R वाले फॉर्मूले से आप किसको निकालेंगे? करंट को। भाई V इज इक्वल टू आई आर, ये तो मालूम है आपको, होता ही है। तो I का फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या, R को नीचे भेजना पड़ेगा, R यहाँ पे आ जाएगा ना, तो V अपॉन R क्या बन जाएगा? I के बराबर। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से आप करंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। खैर चलिए इसकी करते हैं थोड़ी सी सफाई। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकलों की थोड़ी सी बौछार पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर हैं जिसमें R1 इतना, R2 इतना, R3 इतना गिवन है, और वो कह रहे हैं पैरेलली कंबाइन करना है इनको और R इक्विवेलेंट बताओ। सीधी सी बात, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर्स का, तब R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है। हमको R इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये फार्मूला लगा और काम खत्म करो। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो 1 अपॉन R1 कितना है? 2 ओम रख दिया, 1 अपॉन 2 ओम। 1 अपॉन R1 है ना, तो R1 का वैल्यू 2 ओम है, तो 1 अपॉन 2 ओम, प्लस 1 अपॉन R2, R2 का वैल्यू 3 ओम, तो 1 अपॉन 3 ओम। 1 अपॉन R3 का वैल्यू कितना है? 5 ओम, प्लस 1 अपॉन 5 ओम, या 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला सेट कर दिया, बात खत्म। अब क्या करना है सर, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? एलसीएम लेकर। अब उम्मीद है आपको एलसीएम आता होगा, इसलिए मैं एलसीएम नहीं करवा रहा हूँ। एलसीएम डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स में ही सीखते हो, तो मेरा तरीका ये है कि आप लोग इसका एलसीएम लेकर करते होंगे, पर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे बहुत आसान लगता है। ये 2, 3 और 5, मैं इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। मैं बता देता हूँ तरीका कि मैं कैसे करता हूँ, मेरे को आसान लगता है। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है बट तरीका आसान हो जाता है, एलसीएम अलग से लेना नहीं पड़ता। फिर मैं ऐसा करता हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 6 को 5 से करो, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिखो। बात समझ रहे हो? तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिखो। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, इनको मल्टीप्लाई किया, 30 आया, 30 नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, जो ये वाले डिजिट है इसका इसमें भाग लगा दो, मतलब 30 है ना, 30 उसको रहने दो ऐसे और डिवाइड बाय ये वाले डिजिट रख दो। कितना आया? 15 है ना। इसका इसमें भाग लगाओ, जो भी आया उसको ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करवाकर यहां लिख दो। 15 आया था, मैंने 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। अब इसका इसमें भाग लगाओ, तो 30 डिवाइड बाय 3। अगर मैं 30 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो क्या यहां पर 10 आ जाएगा? 3 से 30 कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो इसका इसमें डिवाइड लगाओ, जो वैल्यू आए उसको इससे मल्टीप्लाई कराओ और यहां रख दो। आसान। 5 को इससे 5
क्या बोलते हैं 5 का भाग इसमें लगाओ, दिस डिवाइड बाय दिस करो तो 5 अरे लिख के बोलता हूं ना 30 डिवाइड बाय 5 ये गया 6 बार में, तो कितना आया 6। 30 में 5 का भाग लगाया 6 आया, 6 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, 6 का 6 लिख दो। क्लियर। अब क्या करना है 1/r इक्विवेलेंट, और ये ऊपर ये नीचे। अगर मैं इसको घुमा दूं, क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट नहीं चाहिए मुझे, क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है r इक्विवेलेंट क्या होगा। मुझसे 1/r इक्विवेलेंट नहीं पूछा, मुझसे r इक्विवेलेंट पूछा है, तो इसको ऊपर ले लो, r इक्विवेलेंट को ऊपर ले लो तो इसको भी ऊपर ले लो। बात समझे हो, r इक्विवेलेंट को अगर ऊपर लोगे तो इस वैल्यू को ऊपर ले लो, इस वैल्यू को नीचे ले लो, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी, ऐसे ही होगा। तो सुनो, r इक्विवेलेंट को जब ऊपर रखूंगा तो 30 ऊपर जाएगा और इन सब का एडिशन नीचे आएगा। इन सब को ऐड करो कितना आता है भाई, 15 और 10 कितना होता है अपना 25, 25 और 6 कितना होगा 31, 31। तो 30 को ऊपर पहुंचा दिया और 31 को नीचे, 30 ऊपर 31 नीचे। बात समझे, मैं थोड़ा सा एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं। 1/r इक्विवेलेंट है ना, ध्यान दो, ऊपर क्या आएगा 31, नीचे क्या आएगा 30, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे वही अगर नहीं समझ में आता हो तो क्रिस क्रॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसे यहां भेज दो और इसे यहां भेज दो, ठीक है। इसे यहां भेजोगे तो 30 × 1, 31 को यहां भेजोगे इंटू r इक्विवेलेंट। अब यहां 1 डिवाइड बाय 1 दिखेगा, इसे यहां भेज दिया, ऐसे यहां भेज दिया, ठीक है। r इक्विवेलेंट को इधर भेज दो, बात खत्म। जैसे आप r इक्विवेलेंट को यहां भेजोगे तो 30/31 r आए ना, तो बस उसको हमने शॉर्ट में करने के लिए r इस नीचे वाली संख्या को ऊपर भेज दिया, ऊपर वाली को नीचे भेज दिया। बात समझ रहे हो, नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे भेज दिया, डायरेक्टली काम किया है और कुछ नहीं, क्रिस क्रॉस है। ये बड़ी बेसिक सी बात है, डेफिनेटली आपको आती ही होगी। चलिए खैर बढ़ाते हैं आगे गाड़ी को। तो आपने देखा कि r इक्विवेलेंट आ रहा है 30/31। अब यहां तक मैंने छोड़ दिया, एग्जाम में ऐसी गलती ना करें, इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें आप इसको। थोड़ी मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन है, फिर सॉल्व कर लो, आसान हो जाता है। डेसिमल लगा के आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस हमारा ये आंसर है, ऐसा नहीं है बस ये अधूरा मान सकते हो आप इसको, पर गलत नहीं है। आप इसको अधूरा मान सकते हो कि आपने इसको सॉल्व नहीं किया। अगर सॉल्व करते तो डेसिमल प्लेसेस में आंसर आता, अदरवाइज हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर लाकर छोड़ दिया, ठीक है। गलत नहीं है, गलत किसी फॉर्म में नहीं कहा जाएगा, बस अधूरा माना जा सकता है अगर एग्जामिनर इसको अधूरेपन की फॉर्म में देखता है तो। इसलिए आप इसको सॉल्व करिए डेसिमल प्लेसेस में, क्योंकि देखिए मेरी आदत है, मैं इसी तरीके से डिवाइड करता हूं। हो सकता है आप डिवाइड ऐसे करते हो, मेरे को ऐसे डिवाइड करना पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही डिवाइड करता हूं। मैं सॉल्व भी कर सकता हूं इसको, लेकिन वही बात है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में वक्त बर्बाद होगा, इसलिए मैं इनको डेसिमल प्लेसेस में नहीं लाके सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में छोड़ दे रहा हूं। आप इसको डेसिमल प्लेस में ले आइए, इतना पूरा हो जाएगा। अब समझिए, क्वेश्चन है 10 सिमिलर रेजिस्टेंस जो कि पैरेलली कंबाइंड है, उनका R इक्विवेलेंट कितना होगा। बड़ा आसान, उन्होंने कहा 10 सिमिलर रेजिस्टेंस हैं, कितने हैं संख्या में 10। ओके, पैरेलली कंबाइंड है, समझ में आ गया, संख्या में 10 है, समझ में आ गया, और सिमिलर है। हम मानते हैं कि अगर सिमिलर है तो सबको R मान लो, सिमिलर है सारे के सारे, सबको R मान लो, क्या दिक्कत है। अब देखो, तो मैंने कहा 1/r इक्विवेलेंट कितना होता है भाई, 1 इस वाले फार्मूले को लगाओ, क्योंकि उन्होंने पूछा है R इक्विवेलेंट क्या है, ये वाला फार्मूला लगाओगे 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ऐसे करते करते कितनी बार लिखोगे 10 बार। मैंने पहले समझा ही दी बात आपको। तो 1/r1 का वैल्यू क्या है R, R2 का वैल्यू R, R3 का वैल्यू R, R4 का वैल्यू R, R5 का वैल्यू R। क्यों, सिमिलर रेजिस्टेंस, 10 रेजिस्टेंस हैं, सारे के सारे सिमिलर हैं। तो 1/r + 1/r + 1/r, ऐसा कितनी बार लिखोगे 10 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिखा, क्योंकि 10 सिमिलर रेजिस्टेंस थे, R1 R2 R3 सबका वैल्यू R। क्लियर है क्या। अब सुनो, तो अब R इक्विवेलेंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं आपको समझाता हूं कैसे। जो ये है 1/r, ये कितनी बार है 10 बार। अगर आप यूं करते लाइक 1/r + 1/r + 1/r, ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको इसके थ्रू, क्योंकि यहां से एक पॉइंट भी हमको निकल कर आएगा, ये पॉइंट हमको बहुत जल्दी यूज करना है। तो 1 अगर 3 बार आप लिखते तो क्या करते सर, एलसीएम लेते R, तो मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अब देखो मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सीधा एलसीएम ही लिया है, मैं इस बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं सबको। फिर भी आप चाहो तो आपके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप खुश रहो। आप भी क्या याद रखोगे, ये लो
1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ तो 10 है, यहाँ तो 10 है, लेकिन मान लो कि यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे। अगर मैं 4 लेता तो भी ऐसा ही होता। तो आर 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 हर जगह यही दे रखा है अपने को। अब क्या करेंगे, आर क्यूब है ना, वैसे आर लिखते तो भी खराब नहीं था, इसके एलसीएम आर निकल कर आता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, तो ये भी तरीका ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब आप आर से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर, ये और आर स्क्वायर लिख दिया। इसको ऐसे डिवाइड करोगे तब भी आर स्क्वायर आएगा, इसको ऐसे डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, राइट। इतना ठीक है। अब मैंने कहा 1 2 3, आर स्क्वायर कितने हैं, 3, मैं कह सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, आर क्यूब, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, नीचे आर नहीं बचेगा क्या, सही है क्या। अब ये क्या आ गया, ये जो आया ना, ये आया है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट और 3/r। तो आर इक्विवेलेंट को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, आर को इधर भेज दो, तो आर इक्विवेलेंट निकल कर आएगा यहाँ से r डिवाइड बाय 3। बड़ी आसान सी मैथमेटिक्स है, टफ नहीं है। आर इक्विवेलेंट को इधर भेजो, 3 को नीचे भेजो, इस r को इधर भेजो, ये r इधर जाएगा तो r ऊपर आएगा, 3 नीचे जाएगा, ये देखो तो 3 यहाँ पे आएगा, आर इक्विवेलेंट इधर चला गया, मतलब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ये निकल कर आया। ठीक है, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो r/3 आया। अगर यहाँ 4 रजिस्टर होते तो r/4 आता, 5 रजिस्टर होते r/5 आता, अगर 10 रजिस्टर हैं तो क्या आएगा, r/10। अब सुनो कहानी शॉर्ट में समझाने के लिए। अगर n मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n सिमिलर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ रजिस्टर कितने हैं, 10, एक नंबर है रजिस्टर का, सिमिलर है क्या, हाँ सर। तो n नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर आए, जो कि n नंबर कितना भी हो सकता है, 100 500 1000, और वो सिमिलर हो, अगर n सिमिलर रजिस्टर्स आ रहे हो और पैरेलली कॉम्बिनेशन हो उनका, तब r इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीधा सीधा r डिवाइड बाय n कर दो। बात समझे। मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में बताता हूँ और समझ पाओगे। चीज़ आसान है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, मे बी पॉसिबल, लेकिन मैं एक बार अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ प्रॉपरली मैं आपको अपनी तरफ से समझा चुका हूँ, उसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन एक एग्जाम्पल के थ्रू दूंगा, ताकि ये बात बिल्कुल आपकी बुद्धि में बैठ गई हो, ऐसा मुझे फील आ जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, समझ में आया हो नहीं आया हो, लेकिन मैं अपना पूरा जोर लगा के चलूँ ना। समझो, मैंने कहा, मान लो मैंने ये कहा है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम के रेजिस्टेंस है, और ऐसे मैंने 500 रेजिस्टेंस लिए। कितने लिए, 500, सारे के सारे 1 ओम के, मतलब सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जब ऐसी कंडीशन हो कि n नंबर ऑफ रजिस्टर आप ले रहे हो और सबके सब सिमिलर हैं, सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है, सर 10 ओम भी तो हो सकता था, फिर सबका 10 ओम करना पड़ेगा। सर 50 ओम भी तो हो सकता था, फिर सबका 50 ओम करना पड़ेगा। समझी क्या। तो R इक्विवेलेंट उस कंडीशन में कितना होगा, जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो कि सिमिलर हैं उनको पैरेलली कंबाइन किया जाए, मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे करके पैरेलली कंबाइन किया जाए। तब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप रेजिस्टेंस का वैल्यू रखें, कितना है, 1 ओम, और नीचे उसका नंबर लिख दें, कितना है, 500, तो यहाँ लिख दो 500, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है क्या। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सोचो अगर 500 रेजिस्टेंस होते तो 1/r कितनी बार लिखते, 500 बार, क्योंकि यहाँ पर 10 रेजिस्टेंस थे तो 1/r कितनी बार लिखा, 10 बार। 500 होता तो 500 बार लिखते। इस क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन लो, सर अगर 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ऐसे हम 2000 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो क्या करें, वही यही फॉर्मूला लगाओ। ऐसा कंबाइन कैसे कर रहे हो, पैरेलली। तो R/n रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 20 ओम, यहाँ 20 ओम आ जाएगा, 2000 है ना संख्या में, तो लो फिर यहाँ 2000 लिख दो, ये 0 से 0 गया, अब ये 2 से 100 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 100, सो 1 डिवाइड बाय 100 ओम, और अगर डेसिमल में चाहिए तो 0.01 ओम आंसर। ऐसे क्लियर, 0.01 मतलब 0.01। मैं 0 को बोलता नहीं हूँ, मैं सीधा ये बोलता हूँ 0.01। मैं पॉइंट के पहले वाली 0 को जनरली बोलता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधा सीधा 0.01 बोलता हूँ। तो 0.01 या फिर 0.01 एक ही बात है। तो 0.01 ओम रेजिस्टेंस निकलेगा। क्लियर है क्या, ये समझाना चाहा मैंने आपको।
चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये नोट समझ में आ गया होगा आपको, स्टार पॉइंट, कि भाई n सिमिलर रजिस्टर्स अगर पैरेलली कंबाइंड हो तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R डिवाइड बाय n कर दो। सबका रेजिस्टेंस तो क्या है, सिमिलर है, तो R मान लो, डिवाइड बाय n, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जैसे यहाँ पर 10 थे तो आपने R/10 कर दिया। क्लियर है क्या? ठीक है सर, एग्जाम्पल मैंने आपको भी समझा ही दिया था। अब आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। आप सुनिए, एक और नोट पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन से निकल कर आएगा, है ना। स्क्रीन चालू है, बिल्कुल चालू है, आइए देखते हैं इसको। R1 इज इक्वल टू ये, R2 इज इक्वल टू ये, R3 इज इक्वल टू ये, R4 इज इक्वल टू ये। हर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको गिवन है। बात करें इनका कनेक्शन कैसा है, पैरेलली है, पैरेलली, तब R इक्विवेलेंट कितना है? अरे यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपके सामने है। ओ यारी, तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला लगाओ ना। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। क्यों? 4 रेजिस्टेंस है ना। ठीक है सर, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 का वैल्यू 1 ओम, R2 का 2 ओम, R3 का 3 ओम, R4 का 4 ओम। ओके नोबिता, देखो अब 1/R इक्विवेलेंट हमने रखा, इन सबको मल्टीप्लाई किया, यहाँ रखा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ 24 आ गया। अब इसका इससे डिवाइड करोगे, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दोगे। तो 1 का डिवाइड किया 24 में, 24 आया, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 रख दिया। 2 का डिवाइड किया 24 में, 12 आया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया। 3 को इसमें डिवाइड किया, 3 8 24, 8 आया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ रख दिया। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 6 की 24, 6 एकम 6, यहाँ रख दिया। क्लियर है क्या? अब 24 को नहीं, अब बात सुनो, ये जो वैल्यू आया है ना, ये R इक्विवेलेंट का फार्मूला आया है। बात समझ रहे हो? दोबारा सुनना एक बार, यहाँ रखो 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, जोड़ो इन सबको, कितना आता है? जब जोड़ोगे तो पता लगेगा 50 आ रहा है, तो 50 लिख दिया, डिवाइड बाय कितना है 24, तो 50/24 आना चाहिए था ना सर। अरे देवता, अरे देवियों, ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, हमसे R इक्विवेलेंट पूछा गया है। बात समझ में आई? जब आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो तो इसको ऐसे ही मत छोड़ देना, आपसे R इक्विवेलेंट पूछा गया है, 1/R इक्विवेलेंट नहीं पूछा गया। तो 50/24 इट इज नॉट योर आंसर। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए तो क्या करें? अरे भैया, नीचे वाले डिजिट को ऊपर भेज दे और ऊपर वाले डिजिट को नीचे रख दे। तो R इक्विवेलेंट को ऊपर भेजो, लो सर। अब नीचे वाले डिजिट को ऊपर भेज दे, ऊपर वाले डिजिट को नीचे ले आ, 24 को ऊपर भेज, 50 को नीचे ले गया, तो 24 डिवाइड बाय 50 ओम। यही तो चाहिए था। अरे R इक्विवेलेंट है ना, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। ऐसे आया, तो यहां तक अधूरा मत छोड़ देना, फड़फड़ी मत करना। ये सवाल दिखने में आसान होता है, पर यहां तक छोड़कर हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। समझ में आई बात? चलिए खैर, सर डांट क्यों रहे हो? तो अरे डांट नहीं रहा हूं यार, गलती ना हो जाए, कहीं भूले से भूल ना हो जाए। इतनी मेहनत अगर मेरे मासूम कर लें और फिर यहीं तक गलत छोड़ दें तो एग्जामिनर मार्क्स ना काट ले, इसलिए थोड़ा सा कठोरता से कहना पड़ता है ना ब्रो। चलो अब बढ़ाता हूं मैं गाड़ी को आगे। चलिए, नोट, एक छोटी सी बात बताऊंगा, नोट तो आप खुद ही पढ़ लेना, समझो। अगर आप देखो तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू इतना आया है, ठीक है। मुझे ये चेक करके बताओ कि पैरेलली कनेक्शन है। हाँ सर, जब रेजिस्टेंस का कनेक्शन पैरेलली किया गया है तो इन रेजिस्टेंस में सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है? क्या 4 ओम सबसे छोटा है? नहीं सर, 3 ओम उससे भी छोटा है। क्या 3 ओम सबसे छोटा है? नहीं, उससे छोटा 2 ओम है। क्या 2 ओम सबसे छोटा है? ना जी ना, ना जी ना, 2 ओम से छोटा 1 ओम है। क्या 1 ओम से छोटा कोई? अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। माने 1 ओम सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब मैं अगर बोलूं सबसे छोटा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। लेकिन R इक्विवेलेंट का वैल्यू देखो 24/5। जब आप 24/5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, आपको अच्छी तरह से पता होगा, जब ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाले डिजिट बड़ी है, तब जो वैल्यू होगा ना वो 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, राइट।
आप खुद देख लो, जब ऊपर 1 रखते हो नीचे 2 रखते हो तो कितना आता है 0.5। ऊपर वाला डिजिट छोटा है, नीचे वाला डिजिट बड़ा है, तो वैल्यू 1 से कम आ रहा है। 0.5 मतलब क्या, 1 से कम, सही है क्या? तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 से कम आएगी, है ना। मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना तो हमको बेहद कॉमन सेंस के थ्रू ही पता है कि जब ऊपर डिजिट छोटी होती है नीचे डिजिट बड़ी होती है तो डिवाइड करने पर 1 से कम आता है वैल्यू। माने जब पैरेलली कंबाइन किया जाता है रजिस्टर्स को तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। समझे नहीं सर हम? दोबारा सुनो। जब रेजिस्टेंस का कनेक्शन पैरेलली किया जाता है तब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलली किया जाता है तब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सबसे छोटे रेजिस्टेंस से, सबसे छोटा है ना ये इन चारों में, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। 24/5 1 से छोटा है। सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है? ये। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा है। सीरीज में उल्टा था कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। सोच के बताना, फटाफट बताना सोच के। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़कर आए हो। अगर हम इन सब रजिस्टर को, जो आपको ये रजिस्टर दिख रहे हैं ये सारे के सारे, अगर इनको मैं सीरीज में कंबाइन करता तो आर इक्विवेलेंट कितना होता सीरीज का? सुनो सीरीज बोल रहा हूं, सीरीज, भागो मत। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब पैरेलल लिखा हुआ हो। ये देखो लिखा हुआ है पैरेलल। मैं कह रहा हूं सीरीज में कंबाइन करना है इन चारों रजिस्टर को। तो क्या करना है? आर इक्विवेलेंट, पहले फॉर्मूला बताओ क्या होगा। कह रहा हूं ना फॉर्मूला बताओ। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही तो फॉर्मूला होता है। R1 कितना है? 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, R4 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 ओम। तो जब इन रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करोगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सबसे बड़े रेजिस्टेंस से, सबसे बड़ा 4 ओम है, तो जब इन रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करोगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आएगा। लेकिन अगर पैरेलली कंबाइन करोगे तो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, चलिए। चलो बहुत हो गया, अब बात करते हैं। यही मैंने लिखा हुआ भी है ना, ये लाइन लिखी हुई मैंने यहाँ पे, पढ़ लेना आप एक बार। इफ नेट रेजिस्टेंस इज 10 ओम, इस बार इक्विवेलेंट, नेट का मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट शब्द इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है ना, और उन्होंने कहा इक्विवेलेंट दे दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया, इन सब रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया। अब आगे पढ़ते हैं, सुनो। देयर आर 5 सिमिलर रेजिस्टर्स, ऐसे कितना रजिस्टर है? 5, माने 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये फॉर्मूला लगेगा। तो उन्होंने कहा 5 सिमिलर रजिस्टर हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा हर एक रजिस्टर का? इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, माने 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, वो कितना है? 10 ओम, रखो 10 ओम। यहां पर 1/R1 आएगा और R1 का वैल्यू कितना है? फिर R2 आएगा, क्योंकि 5 सिमिलर रजिस्टर हैं, पैरेलली कंबाइन करने, मतलब 1/R1 1/R2 1/R3, सबके सब सिमिलर हैं। मान लो कि R है, सिमिलर रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? सपोज R, सबका सेम R, तो 1/R1, R1 का वैल्यू R, प्लस 1/R2, R2 का वैल्यू R, प्लस 1/R3, R3 का वैल्यू R, 1/R4, R4 का वैल्यू R, 1/R5, R5 का वैल्यू R। समझ गए क्या? 5 सिमिलर रेजिस्टेंस थे, सबका वैल्यू सिमिलर था, तो हमने मान लिया R, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू 10 ओम था, वो हमने रख दिया यहां पर। अब क्या करें? इन सब का एलसीएम लो, है ना। वैसे मैंने आपको बताया था कि इन सबको मल्टीप्लाई करो, लिखो, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए कॉमन ये है कि आप एलसीएम ही ले लो। मैं तो मल्टीप्लाई करके भी कर दूंगा, बड़ा आसान है, लेकिन बिना मतलब कि मैं अपना ज्ञान फालतू के ज्ञान झाड़ना वो करने के बजाय मैं आपको सिर्फ काम की बात बताऊं ना, तो इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो R आएगा। R से R का क्या करो? डिवाइड करो। क्या आया? 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया।
आर को आर से डिवाइड किया आया 1, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आर को आर से डिवाइड किया आया 1, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, आर को आर से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आर को आर से डिवाइड किया कितना आया 1, उसको ऊपर वाली इस संख्या से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया 1/10 ओम। तो 1 1 1 1 1 टोटल मिला के हो गया 5, माने 5 डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 1/10 ओम। तो आपको आर का वैल्यू चाहिए ना, तो आर को इधर भेज दो, 10 को इधर भेज दो, अरे भैया इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 5 के साथ 10 ओम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना निकल के आएगा 10 × 5 50 ओम। तो देखो आर का वैल्यू कितना आ गया 50 ओम। ये बात समझ में आई? बस यही थी, यही बात थी इस स्लाइड में, यहीं तक का ज्ञान था। इस तरीके से हमने पहली स्लाइड में जाना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सेकंड स्लाइड यहां पर हमने जाना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब थर्ड स्लाइड में आएंगे हम न्यूमेरिकल्स के साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिला जुला स्वरूप न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि सर ये क्यों नहीं पढ़ाया? अरे भैया ये पहले ही पढ़ा दिया था, ये फॉर्मूला कहां से आया उसके लिए हमने आपको ये बताया। क्लियर है क्या? बस इतना ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल मेरा मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, मतलब पोटेंशियल डिवाइड होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, I1 I2 I3। सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 V2 V3 था, I सब में कॉमन था, करंट सब में कॉमन था, यहां पर पोटेंशियल सब में कॉमन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हर एक रेजिस्टेंस के लिए कॉमन रहेगा, जो कि बैटरी या फिर सेल के पोटेंशियल के बराबर रहेगा, लेकिन करंट डिवाइड कर जाएगा किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर है क्या ये बात? चलिए अब हम आते हैं नए न्यूमेरिकल्स के साथ और नई स्लाइड के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल के साथ में। बात करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सर्किट। तो जो अभी आप पढ़कर आए हो, दो तरह के सर्किट कॉम्बिनेशंस पढ़कर आए हो, एक सीरियल कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। उन्हीं दोनों पे आधारित कुछ सवालों को आइए हम खत्म करते हैं। पहला सवाल है हमारा ये, जिसमें 3 रेजिस्टेंस हमको दे रखे हैं और बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है। तो आइए डायग्राम बनाते हैं पहले तो, कि किस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस जोड़कर दिखाए जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपके सामने 3 रेजिस्टेंस को शो किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर आपको ही आपके क्वेश्चन ने कहा पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट का, मतलब यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट की हुई है वो 24 वोल्ट की है। ये उसका बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव वाला, छोटा टर्मिनल नेगेटिव वाला। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये R1 है, मैं मानता हूँ कि ये R2 है, मैं मान लेता हूँ कि ये R3 है। तो देवियों और सज्जनों, बात करते हैं हमारे पहले सवाल की। कह रहा है कि सबसे पहले आप फाइंड कीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट। सो बेहतर ढंग से जानते हैं आप इस बात को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है। सभी रेजिस्टेंस का डायरेक्ट एडिशन कर दीजिए। ये लीजिए R1 R2 R3। ठीक है, तो देखो एक 4 ओम, एक 6 ओम और एक 8 ओम। तो 4 ओम 6 ओम 8 ओम, कितना निकल कर आया? 4 और 6 10 और 8 18 ओम। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू 18 ओम निकल कर आया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर बोल रहा है टोटल करंट इन सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट। तो भैया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको यह पता होना चाहिए कि करंट रिमेन्स द सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इनटू ईच रेजिस्टेंस। क्लियर? तो बात करते हैं करंट की। हमारे को तो एक ही फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू IR। पूछा गया हमसे करंट, तो I इज इक्वल टू V/R। यहीं से हमने इसको निकाल लिया। सर ये कहां से आया? ओम्स लॉ हम पढ़कर आ चुके हैं। आइए निकालते हैं I। तो V कितना है सर? 24 वोल्ट डिवाइड बाय R कितना है सर? R1 रखूं, R2 रखूं या R3 रखूं? देखिए पूछा जा रहा है कि सर्किट में टोटल करंट कितना है, मतलब इस पूरे सर्किट में करंट कितना है। जब पूरे सर्किट की बात हो रही है तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ। पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को आप R इक्विवेलेंट कहते हो, और यहां पर R इक्विवेलेंट 18 है, मतलब यहां पर R इक्विवेलेंट का वैल्यू आप क्या रख दोगे? 18 ओम। जब इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, तो ये 3 से जाएगा, है ना? वैसे 6 से भी जा सकता है। 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4/3 क्या निकाल रहे हो?
करंट निकाल रहे हैं सर, तो करंट का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट। आप बेहतर ढंग से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद करिए इसको, जस्ट अभी पढ़कर आए हैं हम लोग। एम्पियर, तो एम्पियर को शो करते हैं ए से, ये निकला करंट। सर 4/3 को आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप इसको इतना छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। इसको सॉल्व करके आगे लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। रही बात सॉल्व करने की, तो इसका आंसर लगभग मेरे ख्याल से 1.33 है, 1.33 एम्पियर। अब वो डेसिमल प्लेस में जा रहा था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, अदरवाइज आप इसको यूं भी देख सकते हो। ठीक है, इस पे मार्क्स नहीं कटेंगे, ट्रस्ट मी, आप इतना छोड़कर आ सकते हो। बट ऐसे नहीं कि जैसे 24/18 छोड़ दिया तो ये एक बड़ी वैल्यू है, इसको शॉर्ट वैल्यू में छोड़ दो, मतलब इसके आगे सीधा डेसिमल नंबर आएगा, इतना सिंपलेस्ट कर दो उसको। नेक्स्ट, हरिओम। थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसमें और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है ना। अब देखो बात करते हैं, तो फॉर R1 के लिए आपको क्या निकालना है सर, ये आ जाएगा तो V1 पहुंचेगा, मतलब यहां पर V1, यहां V2 और यहां पे V3। करंट का वैल्यू तो सबके लिए सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो हर एक रेजिस्टेंस का करंट सेम रहता है। तो R1 के लिए आप क्या निकालोगे, V1। सर V का फॉर्मूला होता है I इंटू R, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I का वैल्यू सर ये रहा 4/3 इंटू R1 का वैल्यू 4 ओम। देखो 4 चौक 16/3, 16 डिवाइड बाय 3। आप क्या निकाल रहे हो, V1। तो V जो है वो क्या होता है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए यूनिट क्या होता है, वोल्ट, जिसको आप कैपिटल V से डिनोट करते हो, शो करते हो। ये निकला अपना R1 के लिए V1। अब बोल रहा है R2 के लिए, सर R2 के लिए क्यों, निकाल तो लिया R1 के लिए। अरे जनाब 1 2 3 रेजिस्टेंस हैं, इन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के लिए। तो निकालते हैं R2 के लिए, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। क्लियर, I कितना है 4/3, R2 कितना है, ये R2 6 ओम। तो 3 2 बार जाएगा, 2 चौके 8 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट फॉर R3, तो इसके लिए क्या निकलेगा, V3 I इंटू R3। I कितना है 4/3, R3 कितना है 8 ओम। रखिए ऐसे, कितना आएगा 8 चौक 32/3, तो 32/3। अच्छा ये V2 निकाला था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका यूनिट भी वोल्ट होगा, मतलब कैपिटल V से शो करोगे, तो ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है V3, तो इसे भी V से डिनोट करो इसकी यूनिट को। ये पैक कर दिया, ये आपके सामने आंसर आ गए। क्लियर, सही चल रहे हैं हम, यहाँ 4 रखना था ना, बिल्कुल सही है, 4 चौक 16/3। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोबारा हमको एक बार 1 2 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, लेकिन इस बार कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो आओ डायग्राम बनाते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। वही रफ डायग्राम बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो हमारा बैटरी है इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल बता रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, दोनों एक ही बातें होती है, हम जान चुके हैं। वोल्टेज कहो या पोटेंशियल डिफरेंस कहो, बोथ आर द सेम थिंग। तो V कितना है हमारा 20 वोल्ट, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमारे को रेजिस्टेंस दिए हुए 5 ओम 10 ओम 15 ओम। हम यहाँ पे इसको R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, करना क्या है, वही पहला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अरे जनाब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बात हमको अब पता लग चुकी है। इसकी नीड नहीं थी, ये तो हमने ऊपर लिख दिया है। फर्स्ट नंबर आके सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। यही तो होता है फॉर्मूला।
तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 5, R2 कितना है 10, R3 कितना है 15। एलसीएम कितना निकलेगा भाई? सॉल्व करने के लिए तो क्या मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। तो 5 से इसको डिवाइड करो, कितना 6 टाइम्स, इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ रख दो तो 6 आ जाएगा। प्लस 10 को इससे डिवाइड करो 3, मल्टीप्लाई करो यहाँ रख दो, 15 दूनी 30, 2 एकम 2। ठीक है, अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले इसको पूरा सॉल्व करो। 6 और 3 9 और 2 11, मतलब 11 डिवाइड बाय 30, दिस इज योर 1/R इक्विवेलेंट। तो निकल गया आंसर हमारा। नाचो हो जमा लो। नहीं, आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, पलट दो इसको पलट दो। 30 डिवाइड बाय 11, क्या है ये? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। कट गया यार, इसको ठीक कर दे अभी, समझे भाई? ये निकाल लिया अपन ने आर इक्विवेलेंट। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, करो सॉल्व। तो हमने कहा करंट निकालना है, आई निकालना है, हमारे पास तो एक ही फार्मूला है, क्या? V इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या होगा? V/R। सही है क्या? आई निकालना है अपने को, तो V कितना है 20 वोल्ट। R निकालना है तो सर R, अच्छा मुझे बताओ करंट किस में फ्लो हो रहा है? पूरे सर्किट में। यहाँ से जो करंट निकलेगा, यहाँ से जो करंट निकलेगा वो पूरे सर्किट में जाएगा, इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जब हमने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, हमने आपको ये बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो डिवाइड होता है हर एक रेजिस्टेंस पर। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डिवाइड होता है हर एक रेजिस्टेंस पर। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर आर कितना रखोगे? आर इक्विवेलेंट रखेंगे सर, क्योंकि पूरे सर्किट का अगर करंट निकाला जा रहा है तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला जाएगा। पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को आप आर इक्विवेलेंट कहते हो, जिसका वैल्यू आपके सामने है 30/11। तो जब मैं यहाँ 30/11 करता हूँ तो कितना जाएगा? 11 × 20 डिवाइड बाय 30। ठीक है, करंट का वैल्यू है ना ये, इसलिए आप यहाँ पे यूनिट क्या लगाओगे? एम्पियर। ठीक है, 11 × 20 डिवाइड बाय 30 इंटू एम्पियर, मतलब ये एम्पियर यूनिट है करंट का। ये सेकंड भी हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। बोलता है आई थ्रू ईच रजिस्टर, माने I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू निकालना है। मतलब हर एक रजिस्टर से निकलने वाला करंट कितना कितना है उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला अभी भी क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या होता है सर? V/R। अब भी हमको ये चीज़ मालूम है, तो बात करता हूँ फॉर R1। R1 के लिए निकालना क्या है? I1 निकालना है। तो I1 क्या है? V/R, माने V/R1, क्योंकि आप R1 की बात कर रहे हो। V कितना है? 20। R कितना है? R1 कितना है? R1 5 ओम। ठीक है, यहां सॉल्व करोगे तो 4 एम्पियर करंट आ जाएगा, राइट? तो लो मैं यहां लिख देता हूं 4 एम्पियर, है ना? ये हो गया I1। उसके बाद I2 की बात करते हैं तो V/R2 आ जाएगा। V कितना है सर? 20। R2 कितना है? 10 ओम। सॉल्व करोगे तो 2 I निकाल रहे हो ना, तो एम्पियर। उसके बाद I3 निकालना है तो V/R3। V कितना है? 20। R3 कितना है? 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 15, 4 से 5 से डालो, डिवाइड करो, 5 चौका 20, 5 3 15, तो 4/3 आंसर आएगा। अब 4/3 को 1.33 भी लिख सकते थे। ठीक है, करंट निकाल रहे हो मतलब यूनिट क्या लगेगा? एम्पियर। क्लियर हो गई क्या बात? तो हमारे सामने हमने कंप्लीट किए 2 सवाल। आते हैं और सवालों के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए जी देखते हैं
अपने न्यूमेरिकल्स को, ये थोड़े से अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारे न्यूमेरिकल्स का लेवल +1 होता जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को क्या बोल रहा है कि R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस को साथ मिलाकर एक ऐसा सर्किट बनाया गया है जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हमें करंट चाहिए I इन ईच रजिस्टर, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट है उसका वैल्यू निकालना है। देखो बड़े पेशेंस के साथ निकालना पड़ेगा अब हमको। क्यों? क्योंकि इस बार R1, R2 और R3 का वैल्यू गिवन नहीं है। तो फिर क्या गिवन है सर? हमको गिवन है R1, R2 और R3 जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सारे के सारों को आप R माने, मतलब इक्वल माने। बात समझ रहे हो? इक्वल मानना है, हर रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं कहता ये 1 ओम है, इसका मतलब ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। अगर मैं कहता ये 5 ओम है तो ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि R मानो, इसको तीनों को R मानो। समझ गए? मतलब हर रेजिस्टेंस इक्वल है, R R R। क्लियर? 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। अब पूछ रहा है करंट निकालो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम इस सर्किट को थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करें, है ना भाई। उसके लिए पहले हमको कहा गया I निकालो, तो V इज इक्वल टू IR। जब फंस जाओ ना तब इस फॉर्मूले को एक बार प्यार से देखो। जब भी फंस जाओ कि इस क्वेश्चन में करूं क्या, जाऊं कहां, ये तो पता लग रहा है कि I निकालना है, लेकिन यार पहला स्टेप क्या होगा मेरा भाई? कैसे रास्ते कैसे खोलूं मैं? तो सुनो, फंस गए ना, इस पे आ जाओ। अब ये सोचो कि क्या कहा गया है, करंट निकालने को बोला गया है, मतलब ये निकालना है। तो I का फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर? I इस फार्मूले के हिसाब से V/R हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब I निकालना है। हाँ, तो सर V पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ दे रखा है भाई, दे रखा है। और R, ये कौन सा R है? R1, R2 या R3? सुनो, करंट पूरे सर्किट में जाएगा, तो फिर उस हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो पूरे सर्किट का निकाला जाएगा। पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो? R इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या बात? तो आप इसका R इक्विवेलेंट पहले निकालोगे। रास्ता क्लियर हो गया? चलो, इसका मतलब हमारा काम है R इक्विवेलेंट निकालने का। इसके लिए हम कैसे काम करेंगे वो सुनो। सबसे पहले हमको R1 दिख रहा है, ये R1 दिखा, उसके बाद में R2 और R3 दिखता है, एक R2 दिखता है। मैं इसको क्रैश मतलब रेजिस्टेंस की शेप जैसा बनाता हूं, है ना। एक R2 और यहां पर मैं बनाता हूं क्या? R3। ठीक है, गौर से देखो तो आपको दो कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे सर। एक दिख रहा है R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिख रहा है क्या? है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा, अगर आप देखो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में इनको आप एक मान लो पूरे को, तो ये एक और ये एक, क्या ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं आ गए? ये दोनों पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद इस वाले सिस्टम को अगर आप देखो तो ये क्या बन जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले आप क्या करो, इसको पैरेलल में सॉल्व कर दो। ठीक है, उसके बाद यहां और यहां मिलाकर सीरियल कॉम्बिनेशन बना देना। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको मानना है R, इसको मानना है R। पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। राइट। अब सुनो, R2 क्या है? R। R3 क्या है? R। ऊपर से निकाला हमने, तो 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब R और R कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो मेरे ख्याल से ऐसे हो गया कि 1/R 2 टाइम्स जोड़ रहे हो ना आप दोनों को, जो बार मतलब एलसीएम लेकर करोगे तो आप कर सकते हो सॉल्व, लेकिन मैं ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे होगा, वरना आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। भाई मेरी आदत यूं है कुछ कि भाई जोड़ दूंगा इसको, तो 1/R 1/, कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो 1/R मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, आसान हो जाता है। बट ठीक है, मैं आपके लिए एलसीएम करता हूँ। ये लो, इसको अगर मैं R² मानूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लगा दूं, ठीक है, या R² को भी हटाओ, आपके लिए और इजी करता हूं काम को, सिर्फ R मान लो, और इजी हो गया। ये लो, आंसर तो कैसे भी आएगा इसका, कैसे भी आएगा, पर चलो R से R गया 1, R से R गया 1, 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये देखो, तो 2/R आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया हमारा R इक्विवेलेंट, है ना। नाचो ना जी ना, 1/R इक्विवेलेंट आया है, तो R इक्विवेलेंट कितना है? R/2। ये ऊपर चला गया क्योंकि ये भी ऊपर चला गया। क्लियर? तो ये R इक्विवेलेंट निकल गया, बात खत्म। रख दो यहाँ पे, I निकाल लो ना। ये आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाला है,
तो पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो ये आया आपका आर इक्विवेलेंट इन दोनों को मिलाकर। अभी R1 भी तो बाकी है। तो देखो अब नेक्स्ट सर्किट क्या बनता है, यहां से यहां खसकाओ अगर नेक्स्ट सर्किट पे, तो वो कैसा बनेगा, ये देखो सबसे पहले ये R1 और उसके बाद यहां पर जो ये आया R/2, ठीक है, ये बन गया। क्या ये दोनों अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है? गौर से देखो, क्या ये दोनों अब सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं? हाँ सर, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इन दोनों के लिए अब आप क्या करोगे सर, सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है, R1 प्लस R/2। R1 किसके बराबर है, R के बराबर, देख लो। तो R प्लस R/2 कितना हो जाएगा, 3R/2। क्लियर? तो ये निकल गया आपका आर इक्विवेलेंट टोटल। इन दोनों भाई, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, पूरे को सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया, ये आया, इसको यहां रखा, अब इन दोनों को मतलब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया। तो पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट आपके सामने आ गया, राइट। इस आर इक्विवेलेंट को आप यहां रखोगे, V का वैल्यू आपको गिवन है, I निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहां निकाल देते हैं, या फिर क्या करूं मैं, क्या करूं, थोड़ा बड़ा हो गया वैसे ये, बस चलो ठीक है, मैं ही निकाल देता हूं। I इज इक्वल टू V अपॉन, यार है तो छोटा ही, मैं वहाँ निकालता हूँ, उसके बाद यहाँ करंट निकालना आसान हो जाएगा, जगह बचेगी लिखने के लिए। चलो यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ ठीक रहेगा। देखो तो V कितना है, 6 वोल्ट, हमको I निकालना है, 6 वोल्ट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, ये रहा 3R/2, तो ये 3R/2। इस V को हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी I का यूनिट लगाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट लगाएंगे सीधा सीधा एम्पियर। तो ये 3 है, 6 दूनी 12, 12/3, 12/3 मतलब 4 डिवाइड बाय R, इतना एम्पियर का करंट जा रहा है। बात समझे? अगर सॉल्व करना नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ। ये 4/R कैसे आया, सुनना, 4/R एम्पियर करंट है, इसलिए यूनिट एम्पियर लगाया, और ये R आ रहा है क्योंकि यहाँ पर R है। देखो कैसे हुआ भाई, 6 के नीचे आप 1 का डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाय 3R/2, अब 3R को इधर भेजोगे और 2 को इधर भेजोगे तो कैसे सॉल्व होगा, 6 दूनी 12 डिवाइड बाय 3 इंटू 1R, तो 3 से ही भेजोगे 4 आएगा, 4/R नहीं आ गया क्या, 4/R, क्योंकि ये निकाल क्या रहे हो आप, करंट, इसलिए यूनिट क्या लगाओगे, एम्पियर। तो 4/R एम्पियर, ये आपका किसका वैल्यू है, करंट का। क्लियर? बात खत्म नहीं हुई है। क्यों खत्म नहीं हुई है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है करंट निकालना है, ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट निकालना है। आपने कितने रजिस्टर में निकाला, एक भी रजिस्टर में नहीं। क्यों? आपने पूरे सर्किट का करंट निकाला है, सर्किट का करंट निकाला है, इसका 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 कितना करंट होगा वो निकालना बाकी है। चलो देखते हैं, फिर आओ। अब बात कर रहे हैं यहां पर हम अपने इस सेगमेंट की। सबसे पहले R1 में करंट, मेरी बात सुनना आप गौर से, आराम से, है ना, साइंस गणित के साथ मिली हुई है यहां पर। ये करंट गया, कितना करंट आया, 4/R एम्पियर करंट गया, यहां गया, पहुंचा पहुंचा यहां तक पहुंचा, तो R1 को डायरेक्टली कितना करंट मिल गया, I करंट, राइट। R1 के पास पहुंच गया I करंट, ये करंट आगे बढ़ा, I करंट आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, यहां पहुंचा, मतलब यहां डिवाइड हुआ, यहां डिवाइड हुआ। क्या बोला मैंने, डिवाइड हुआ, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। करंट I वाला करंट इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर आया, जो टूटा था करंट वो जुड़कर इधर दोबारा आ गया, मतलब यहां पर I निकल के आ गया, यहां पर आया, दोबारा I निकल के आया, दोबारा I निकल के आया। समझ रहे हो, गणित समझ रहे हो पूरी? तो यहां तो I आ गया, मतलब जो करंट है ना वो ही आपका R1 में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि R1 सीरीज कॉम्बिनेशन में था। R1 किसके साथ था, सीरीज कॉम्बिनेशन में था, और सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम। तो जो करंट है वो सबसे पहले R1 के पास गया है, फिर R2 और R3 के पास पहुंचने के लिए उसको डिवाइड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि R2 और R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये समझना प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा जो करंट है वो करंट आगे जाएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर के पास में पूरा चला जाएगा।
लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, इसलिए R2 और R3 को करंट टूट कर मिलेगा, डिवाइड होकर मिलेगा। तो R1 को तो आप I करंट आराम से दे दो। तो देखो फॉर R1 के लिए करंट का वैल्यू कितना है, ये रहा, I इज इक्वल टू 4/R एम्पियर, नो इश्यूज, डन, क्लियर। बड़ा आसान था, ये पॉइंट आसान था। अब बात यह कि यहां और यहां करंट डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब मेरे को कुल मिलाकर सीधी सी बात बोलूं तो R2 में भी करंट चाहिए, R3 में भी करंट चाहिए। हाँ, करंट निकालना है मुझे। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। चलो देखते हैं, आओ देखो भाई, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है और मेरे को करंट चाहिए, तो यार V अपॉन R ये बन गया ना फॉर्मूला, ठीक है। मेरे को करंट चाहिए, ठीक है। मुझे R2 रेजिस्टेंस की बात करनी है पहले, ले आओ फिर। तो फॉर R2 क्या चाहिए आपको, करंट कितना होगा, V डिवाइड बाय R2। बात समझ में आई, बात समझो भाई। हमने कहा हमको R2 रेजिस्टेंस के लिए, ये सिस्टम यार, हमने कहा R2 रेजिस्टेंस, इसके लिए भी क्या चाहिए हमको, करंट चाहिए, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला तो V अपॉन R होता है, मेरे सामने कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। V क्या है सर, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट नहीं, क्यों नहीं, कारण सुनो। 6 वोल्ट जो है ना, जब वो, क्योंकि देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, तो 6 वोल्ट यहां पर ड्रॉप भी तो करेगा। 6 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज ये भी तो खा जाएगा, उसके बाद बचा कुचा इन दोनों को मिलेगा। बात समझे, मतलब मुझे पहले V का वैल्यू निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा ऐसे V का वैल्यू, तो V इज इक्वल टू IR होता है। सुनना मेरी बात, आराम से सुनना। इसके लिए I निकाल लिया ना, इसके लिए V भी निकाल लो, बढ़िया रहेगा। इसके लिए V निकालो। सर ये है ना, ये 6 वोल्ट, तो यहां पर भी 6 वोल्ट हो जाएगा, नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के पास सेम नहीं रहता, डिवाइड होता है। करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड होता है। तो यहां कुछ दो तो सही, उसको पोटेंशियल डिफरेंस पूरा 6 वोल्ट, इसको कैसे दे सकते हो, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। इसलिए 6 वोल्ट को आप डिवाइड करोगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे, अब अपनी अकल नहीं लगानी है, फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं कि तुक्का लगा के 6 वोल्ट को डिवाइड करो, नहीं, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू IR। I कितना है सर, ये भाई जिस रेजिस्टेंस को आप पोटेंशियल देना चाह रहे हो, उस रेजिस्टेंस को करंट कितना मिल रहा है, I। मेरी बात दोबारा सुनो, R1 को पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मिला है, वो निकालना है। तो R1 को जितना करंट मिला है वो रखो, और R1 का जो वैल्यू है वो रखो, क्योंकि R1 का वैल्यू R है तो वो रख दिया। R1 को I करंट मिल रहा है, और I करंट कितना है, 4/R एम्पियर, तो यहां मैंने रख दिया 4/R इंटू, क्योंकि R1 का वैल्यू कितना है, R, तो यह आया अपना R से R कैंसिल आउट होगा, 4 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 4 वोल्ट का। क्लियर, इसका मतलब 6 वोल्ट में से यहां पर 4 वोल्ट गिर गए, तो बचे कितने, 2 वोल्ट। वो 2 वोल्ट इधर और इधर जाएंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। मतलब जो 2 वोल्ट बचा है ना, वो R2 के लिए भी होगा और R3 के लिए भी होगा। इसका मतलब 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस R2 का है, और 2 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस R3 का भी है। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है दोनों के लिए। 4 वोल्ट यहां गिर गए और बचे हुए 2 वोल्ट इन दोनों को मिल गए। तो V कितना है, 4 वोल्ट। ये किसके लिए है, R1 के लिए। अब आप बात कर रहे हो R2 की, है ना, एक बात कर रहे हो R2 की, और एक बात कर रहे हो आप R3 की। R3 के लिए आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। फॉर R3 I इज इक्वल टू V बाय I3, ठीक है। ये शायद कहीं ज़्यादा गिर ना जाए सिस्टम, पर खैर इससे नीचे नहीं जाएगा, तो हम इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो जो R2 है, इसका वैल्यू अपना कितना गिवन है, R, और V जो गिवन है वो कितना है, 2 वोल्ट। मालूम चल गया कैसे, यहाँ 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट में से इसको 4 वोल्ट चला गया, तो इसको जो 2 वोल्ट जाएगा वो इसको और इसको सेम जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। बस R1 को
इसमें से कुछ पोटेंशियल देकर बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का हो जाएगा, जो कि कितना है 2 वोल्ट, क्योंकि इसके लिए 4 वोल्ट निकला है हमारे सामने अभी। तो 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, माने V का वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, ठीक है। और फिर करंट आ जाएगा। तो देखो I निकालना है इसके लिए, ठीक है, हम बात कर रहे हैं R2 के लिए, R2 के लिए करंट निकालना है। तो V कितना है सर 2 वोल्ट, और R2 कितना है, R2 का वैल्यू तो R है, तो ये लो, यह है आपका एक वैल्यू। दूसरा यहाँ पर करंट निकालना है किसके लिए, R3 के लिए। तो I कितना है V, अब V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट यहाँ चला गया तो 2 वोल्ट दोनों को मिल रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 2 वोल्ट, R3 कितना है R, ये भी एम्पियर में आएगा, ये भी एम्पियर में आएगा, कारण आपको मालूम है कि करंट निकाल रहे हो तो एम्पियर में ही आएगा ना, ठीक है। समझ में आई बात, ये चीज़ टफ नहीं थी, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली थी। एक बार रिकैपिचुलेशन देता हूँ इसका। सबसे पहले हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस, इस हमारे सर्किट को समझा जिसमें लिखा हुआ था R1 R2 R3, ये और ये सबका वैल्यू सेम है, जो कि R के बराबर है ना। I इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट निकालना है हमको, ठीक है, मंजूर है, यहाँ तक समझ गए। उससे पहले हमको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला, क्योंकि करंट यहीं से निकलेगा ना, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये निकल के आ गया। क्योंकि हमको करंट पूरे सर्किट का चाहिए, ये जो करंट यहाँ से निकल रहा है पूरे सर्किट में जाएगा ना, तो करंट हमको सर्किट का चाहिए, तो रेजिस्टेंस भी हमको क्या चाहिए होगा सर्किट का। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये इनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। मैंने दिखा रखा है, इन दोनों को पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने सॉल्व किया और यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाला इनका, और इसका वैल्यू R रख के, क्लियर है। तो R इक्विवेलेंट आया ये, तो इससे जो R इक्विवेलेंट आया वो, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया कि इन दोनों को जब मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकाला तो वही आया। पूरा सॉल्व हो चुका है यहाँ तक, मतलब पूरे के पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट इतना निकल गया। जब पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकल गया तो पूरे सर्किट को जो सोर्स है बैटरी का वो रखकर, माने वोल्टेज रखकर करंट का वैल्यू निकालो। करंट का वैल्यू निकाला यहां से, वो इतना आया, ठीक है। हमने कहा कि करंट जो है जब वो यहां से जाएगा तो R1 को पहले करंट मिलेगा, क्योंकि R1 जहां पर था वो सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह थी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट घटता नहीं है, सबको बराबर बराबर मिलता है। तो R1 को कितना करंट मिलेगा, 4/R एम्पियर, 4/R एम्पियर। R/2 को भी इतना ही मिलेगा, है ना। लेकिन हमको R1 का पूछा गया है, R/2 का नहीं, हमको R1 का पूछा है, फिर R2 का पूछा है, फिर R3 का पूछा है, समझे। अब सुनिए आगे, तो करंट मिला हमको R1 के लिए इतना, है ना। और यहाँ पर R1 ने, क्योंकि देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का हिस्सा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम रहता है, इसलिए इसको I करंट मिला। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर गिर जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। 6 वोल्ट पहले से था, यहां पर कुछ गिर जाएगा और जो बचा कुछ है वो इन दोनों को मिल जाएगा, क्लियर। तो 6 वोल्ट में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल टू IR। इसको मिलने वाला करंट है ये 4/R, तो वो रख दिया हमने। और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितना है R के बराबर, R1 इज इक्वल टू R, तो हमने R रख दिया। R से R कैंसल आउट हुआ तो निकल के आया 4 वोल्ट। इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट का। तो 6 वोल्ट में से अगर 4 वोल्ट यहां पर गिर गए तो 2 वोल्ट बचे, वो 2 वोल्ट इसके और इसके दोनों के सेम होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके लिए और इसके लिए सेम ही रहता है। मतलब अगर इसके लिए 100 वोल्ट होता तो इसके लिए भी 100 वोल्ट होता, इसके लिए 500 वोल्ट होता तो इसके लिए भी 500 वोल्ट होता, इसके लिए पप्पू वोल्ट होता तो इसके लिए भी पप्पू वोल्ट होता। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स। क्लियर है क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट तो यहां खर्च हो गया, 2 वोल्ट बचा, इसके लिए भी 2 वोल्ट, इसके लिए भी 2 वोल्ट। इतना समझ में आया। अब सुनो, हमको इसके लिए क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस। तो करंट का फॉर्मूला, भाई इसके लिए करंट चाहिए था ना, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, इसके लिए करंट निकाल दिया, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों को कितना कितना मिला, 2 वोल्ट का, क्योंकि 4 वोल्ट यहां पर गिर गया, निकाल दिया यहां पर हमने। 4 वोल्ट यहां गिर गया, 2 वोल्ट इसको चाहिए, 2 वोल्ट इसको चाहिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे भैया करंट का फॉर्मूला लगाओ, V अपॉन R होता है। V इसको कितना मिला, 2 वोल्ट, R इसका कितना है, R के बराबर। इसको कितना मिला पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट।
इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर है, आर के बराबर। तो V अपॉन आर लगा के इसको और इसको सॉल्व कर लो, दोनों का करंट आ जाएगा। देखो आपके सामने R2 के लिए, R2 रेजिस्टेंस के लिए करंट निकालना है तो V अपॉन R2, V कितना है 2 वोल्ट, R2 R के बराबर रख दिया। इधर भी देख लो सेम काम है, R3 के लिए निकालना है तो V कितना है 2 वोल्ट, R3 का वैल्यू कितना है R रख दिया, R सॉल्व हो गया, खत्म। ये दोनों करंट के वैल्यूज हैं इसलिए एम्पियर लगा दिया यूनिट के रूप में। बात समझ में आई? देखो इसमें मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं है, ट्रस्ट मी, एग्जामिनर आपको इस तरीके से परेशान नहीं करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हेक्टिक वाला था, लेकिन अगर आप इसको समझ गए हो इसका मतलब आपकी बुद्धि का लेवल +1 में जा चुका है। क्लियर? अब आते हैं उस वाले पे, थोड़ा सा और टिपिकल बनाने की कोशिश है उस क्वेश्चन को, लेकिन इसके कंपैरिजन में इजी पड़ेगा, ट्रस्ट मी। दिखने में लग रहा है थोड़ा जबरदस्त जोर वाला, लेकिन इतना तगड़ा है नहीं। आओ देखते हैं, दोबारा वही काम किया गया। क्या किया गया भाई, R ये बोला गया है कि R लियो भाई साहब, सारे के सारों को R लिख दिया। पहले R1 R2 और R3 लिखा था, लेकिन सबको R कह दिया था। इस बार पहले से ही सबको R कह दिया। अब गौर से देखा जाए तो यहां पर एक V लिखा पड़ा है गोले में, यहां A लिखा पड़ा है गोले में। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो ऐसे साइन आप देख कर आए हो, ऐसे सिंबल आप देख कर आए हो, क्या कहते हैं ऐसे सिंबल को, अमीटर वोल्ट मीटर, राइट। तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर? वो बोल रहा है रीडिंग बताओ अमीटर की और वोल्ट मीटर की। हमने आपको पहले बताया था कि अमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है या फिर वोल्टेज को मेजर करता है ना। हमने ये भी बताया था कि वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, देखो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है, और अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्लियर? ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ये आ गया ना एक क्वेश्चन कि सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो पहला तो आप ये लिखोगे, भाई 3 लिखने को बोलो 3 भी लिख सकते हो। बताऊं कैसे? पहला ये लिखोगे कि द सिंबल ऑफ अमीटर इज, ये आपके सामने ए बना दो, ऐसे करके गोले में डाल के ए बना दोगे तार खींच के, इसे बोलोगे अमीटर का सिंबल। वोल्ट मीटर का भी सिंबल बना दोगे, ये तो पहला डिफरेंस हो गया, बीच में लाइन खींच के, है ना, डिफरेंस के लिए लाइन खींच जाती है। दूसरा क्या लिखोगे? सर अमीटर measures the value of current, voltmeter measures the value of potential difference और voltage। सेकंड डिफरेंस आ गया। तीसरा डिफरेंस क्या? सर ammeter is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel। 3 डिफरेंस हो गए। चलो अब शुरुआत करते हैं सवाल की। बोल रहा है रीडिंग बताओ अमीटर की और रीडिंग बताओ वोल्टमीटर की। अरे रीडिंग का मतलब क्या रे? रीडिंग का मतलब है कि अमीटर किसको मेजर करता है, अमीटर कौन सी रीडिंग देता है? अमीटर रीडिंग देता है करंट की, तो मतलब करंट का वैल्यू निकालना है पूरे सर्किट के लिए, जहां पर अमीटर है ना उस रेजिस्टेंस में। बात समझ रहे हो? अच्छा ये भी सुन लो, अमीटर के बाद भी रेजिस्टेंस है, अमीटर के पहले भी रेजिस्टेंस है, तो हम किस रेजिस्टेंस में करंट की बात करें? उस रेजिस्टेंस में जिसके बाद में अमीटर है, मतलब इस रेजिस्टेंस की बात करो क्योंकि इसी के बाद अमीटर है। या यूं समझ लो आसान शब्दों में कि अमीटर से पहले जो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर करंट की बात की जाती है। क्लियर? दूसरा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर तो सीधा सीधा जिस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है वहीं का क्या निकालना है आपको? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए तो मतलब हमको करंट भी निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। ओके, लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा पता है? आर इक्विवेलेंट। देखो तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे कैसे निकालेंगे? अगर गौर से देखो तो आपको 3 चीजें दिख रही हैं। एक तो ये, ठीक है, ये आर, ये आर, यहां पर क्या है? आर, 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 ठीक है। गौर से देखना भाई साहब जरा आप, क्या ये आपको पैरेलल में दिख रहा है? हाँ सर। फिर ये अलग से दिख रहा है और ये पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार गोले से हटा देता हूं, आपके लिए आसानी थोड़ी बढ़ा देता हूं और मुश्किल थोड़ी कम कर देता हूं। देखो तो एक काम करो, पहले इन दोनों पैरेलल वालों को सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे? सर 1/r इक्विवेलेंट। अच्छा कमाल की बात क्या है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, मतलब जो इन दोनों का आंसर निकलेगा वैसा ही आंसर इन दोनों को निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर निकलेगा उसको इसके लिए भी रख देंगे। ठीक है, इसके लिए अलग से सॉल्व नहीं करेंगे। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
वन अपॉन नहीं, आर लेंगे एलसीएम के रूप में, तो यहाँ 1 + 1 इज इक्वल टू 2/r। ठीक है, ऐसा हमको और सॉल्यूशंस भी करने हैं, तो हम यहाँ कर देते हैं कि r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2। ठीक है, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है। ठीक है, बात समझ गए भाई? जैसा इसके लिए आपने सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो यही निकलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद ये दिखता कैसे है, आओ उस पर फोकस करते हैं। सही है क्या सर? ये तो सीरीज में आ गया। एग्जैक्टली तो r/2 इसका माने इसका कितना r, इसका कितना r/2। जनाब क्या ये आपको सीरीज में नहीं दिख रहा? दिख रहा है, तो बस सीरीज में लगा दो इस पे, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2 + r + r/2, r/2 + r + r/2। ठीक है, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है, अगर आप इसे सॉल्व कर पाए तो। फिर मैं आसान तरीका बताता हूँ। r/2 कितना हो जाएगा r। अरे भैया अगर 1/2 होता तो क्या लिखते 1, तो r/2 इन दोनों को जोड़ लो डायरेक्टली, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया r/2 और r/2 मिला के r और r 2r, मतलब कुल मिला के इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 2r। बात समझ गए? इसमें अगर एलसीएम लोगे तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए सीधा बता रहा हूँ। r/2 और r/2 इन दोनों को जोड़ लो एक साथ, कितना आ गया r। अब इन दोनों को गायब कर लो, कितना बताया आपने r को इस r के साथ जोड़ोगे तो 2r आ जाएगा, इजी। तो r इक्विवेलेंट आपके सामने निकल कर आया पूरे रेजिस्टेंस का। क्लियर? ठीक है, करंट निकालो। सर हमारे को तो एक ही फॉर्मूला पता है, तो मैंने कहा कब दूसरा फॉर्मूला याद करने को। v इज इक्वल टू IR, मतलब I इज इक्वल टू V/R। v कितना है सर 20 वोल्ट। R कौन सा R? अरे पूरे सर्किट का करंट निकालो पहले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकालना पड़ेगा, मतलब R इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। L है भाई 2R, ये से गया कितनी बार 10 टाइम्स डिवाइड बाय R। करंट निकाल रहे हो ना 10/R एम्पियर। ये क्या है पूरे सर्किट का करंट। ओके, अब गौर से सुनना मेरी बात। सर सबसे पहले क्योंकि करंट हमने निकाल लिया है, तो क्यों ना हम अमीटर की रीडिंग निकाल लें। सर रीडिंग ऑफ अमीटर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, जो अमीटर है वो किसको मेजर करता है, करंट को। ओके ठीक है सर, यहां लगा पड़ा है अमीटर, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस को जितना करंट मिलेगा वही अमीटर मेजर करेगा। दोबारा कहता हूं ये लाइन में, अमीटर यहां लगा पड़ा है, इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस को जितना करंट मिलेगा अमीटर उतना ही करंट मेजर करेगा। ओके वी गॉट इट। अब मेरी बात दोबारा सुनो, जो मैंने गणित यहां सिखाई थी वो इधर भी सीखो। सर यहां से निकला करंट फटफटिया पे, यहां पहुंचा करंट अपनी फटफटिया पे, यहां पहुंचा करंट, यहां आया करंट, यहां आया करंट, मतलब डिवाइड हो रहा है एक्चुअली, है ना, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड आप इसको भी मानो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, करंट यहां पे और यहां पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। ठीक है सर, करंट डिवाइड हुआ, इधर गया इधर गया, अब जो टूटा था यहां और यहां टूटा था, यहां और यहां डिवाइड हुआ था, ये दोनों यहां पर आके मिल भी तो रहे, इस वाले पॉइंट पर आ भी तो रहे। तो देखो ये और ये मिल गए इस पॉइंट पे, यहां पहुंचा, तो करंट यहां टूट कर दो भागों में दोबारा यहां पर आया और आई बन गया। तो ये मुझे बताओ, क्या आई करंट, जो यह करंट निकला था यहां से बैटरी का करंट, टोटल सर्किट में जाने वाला जो करंट निकला था, क्या वही करंट इस रेजिस्टेंस को नहीं मिल रहा? हाँ मिल रहा है। तो क्या यही करंट अमीटर की रीडिंग होगा ही नहीं होगा? हाँ होगा। इसका मतलब सर्किट को जो करंट गया है वही करंट इस रेजिस्टेंस को मिला और वही करंट अमीटर द्वारा मेजर किया जाएगा, वही करंट अमीटर की रीडिंग कहलाएगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, पूरे सर्किट को जो करंट मिलेगा वो करंट यहां पर जाएगा, डिवाइड होने के बाद वो करंट इधर जाएगा और इस रेजिस्टेंस को मिल जाएगा, वही करंट इस अमीटर द्वारा मापा जाएगा और वही करंट इस अमीटर की रीडिंग कहलाएगा। क्लियर? तो सर्किट को मिलने वाला करंट कितना है, ये रहा, तो यही क्या होगा हमारा अमीटर की रीडिंग। क्लियर? एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। सर दूसरा क्वेश्चन बता दो। सर रीडिंग ऑफ अमीटर निकल चुकी है इधर, है ना, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालनी बाकी है। तो बताओ ये जो वोल्ट मीटर है वो किसको मेजर करता है? सर पोटेंशियल डिफरेंस को।
तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर। तो अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पर ये बताओ पहले किधर निकालना है। सर जिस रेजिस्टेंस के साथ में वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है ना, उसी रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। तो इस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इस रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट का वैल्यू आई वो निकालो और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू रखो, तब इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। मुझे बताओ इस रेजिस्टेंस को कितना करंट मिलेगा। बात सुनो गौर से, जो आई करंट इधर जा रहा है ना, वो इधर और इधर डिवाइड होगा, वो इधर और इधर डिवाइड होगा। तो किस बेसिस पे डिवाइड होगा, अब मेरी बात गौर से सुनो, एक बात बोल रहा हूं। जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस सेम है, ये भी आर ये भी आर, जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं ना, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हो, तो दोनों में करंट आधा आधा बढ़ जाता है। क्लियर है क्या, बात समझ गए हो। दोनों में जो करंट गया आई वो आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब इधर भी I/2 इधर भी I/2। ठीक है, अब I/2 से आपका मतलब क्या है, I/2 से आपका मतलब क्या है, ये जो करंट है ना ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, I/2 ऐसे। तो देखो भाई I/2 इसको मिलेगा हमको, तो इस रेजिस्टेंस से मतलब है, तो यहां पर रेजिस्टेंस कितना है R, पहले उसका वैल्यू रख दो, ये लो ये रख दिया R। ये I क्या है सर, इसको मिलने वाला करंट, कितना करंट मिलेगा, I करंट जा रहा है इधर और इधर, तो इधर भी I/2 इधर भी I/2, क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट को डिवाइड तो होना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है ना, इसलिए दोनों रेजिस्टेंस को सेम करंट मिलेगा, आधा आधा होकर सेम सेम। ठीक है, तो इधर भी I/2 इधर भी I/2, तो I करंट है कितना सर, वो इतना है 10/R। 10/R का आधा कर दो, इधर भेज दो, तो ये अपना है 10/R, लेकिन ये नहीं चाहिए हमारे को, इसका आधा चाहिए। ठीक है, ये आप क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। गोला लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी वोल्ट मीटर के लिए दिखाया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है 10/2 इंटू R इंटू ऊपर भी R। आप देख पा रहे हो कैसे सॉल्व हुआ है, देखें इसको सॉल्व करना तो आसान है आपके लिए मेरे ख्याल से। तो R से तो R चला जाएगा और 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स, इसका मतलब आपका V कितना आएगा 5 वोल्ट। बात समझे, क्लियर हो गई बात। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ में। चलिए देखते हैं इस सवाल को। कह रहे हैं भाई साहब कि ये हमारे सामने सर्किट बना हुआ है ना, वो सर इतना खतरनाक सर्किट कुछ भी खतरनाक नहीं है, बस पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है। आप इसको खतरनाक मान रहे हैं तो आपको खतरनाक लग रहा है, हम इसको आपको अभी हलवा सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो सुनो, इसे मत देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसे देखो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बोल रहा है रीडिंग ऑफ अ मीटर क्या होगी, ले भाई साहब रीडिंग ऑफ अ मीटर तो करंट होती है, माने मेरे को करंट निकालना पड़ेगा है ना, लेकिन कहाँ, जहाँ अमीटर कनेक्टेड है। ये रहा अमीटर, यहाँ पर पूरे सर्किट को गौर से देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये चारों भी रेजिस्टेंस और यहाँ पर अमीटर है। ठीक है, माने अमीटर जिस रेजिस्टेंस के आगे लगा हुआ है ना, उसी रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू निकालना है। सर इतना हेक्टिक कैसे होगा, टफ नहीं है, आसान है। सबसे पहला काम आपको करना होता है सर्किट देखते ही R इक्विवेलेंट निकालना। ठीक है, क्यों सर, क्यों निकालें हम, आपके बोलने से निकालें, हमको कैसे पता लगेगा, रीजन है उसका। रीडिंग ऑफ अ मीटर क्या होता है, करंट, तो आपको I का वैल्यू निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है सर V इज इक्वल टू IR, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हमको याद रखना ही पड़ेगा। तो I क्या होता है, V/R, I कितना होता है V/R, क्योंकि आपको I किसका निकालना है, पहले पूरे सर्किट का। यहाँ से जो करंट निकलेगा, यहाँ करंट पहुंचेगा, यहाँ करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, तो I करंट तो चाहिए ना आपको, सर्किट में से जो पूरा करंट बहेगा वो करंट चाहिए। तो सर्किट के करंट को निकालने के लिए पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको अल्टीमेटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना, V आपके सामने है, I निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले काम करो R इक्विवेलेंट निकालो, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बनकर आया। सबसे पहला काम R इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर आप गौर से देखो तो आपके सामने दो केस दिख रहे हैं। एक केस तो ये दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक दिख रहा है सीरियल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं इसको रॉ डायग्राम की फॉर्म में यहाँ रखता हूँ। ठीक है, रफ डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे रखता हूँ। देखो भाई, मुझे बात करनी है R इक्विवेलेंट की,
तो उसके लिए मुझे यहाँ डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले ये दिख रहा है 1 ओम, फिर 1 ओम, फिर 1 ओम, उसके बाद में यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर 1 ओम और यहाँ पर 2 ओम। ठीक है, सुनना आप, ये 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, यहाँ 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। क्लियर? रहने दीजिए, मैं इसे नहीं बना रहा हूँ फिलहाल के लिए, मुझे आपको सर्किट सॉल्व करके दिखाना है। तो सर्किट में मुझे 2 हिस्से दिख रहे हैं। एक तो ये वाला हिस्सा, कैसा है ये, पैरेलल वाला। एक ये वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है, ये सीरीज वाला। तो सीरीज वाले आर इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं, हर एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, 1 + 1 + 1 मिलाकर हो गया 3 ओम। इसे कैसे करोगे, इसमें फॉर्मूला हमारे पास में 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। 1/R1 कितना है, 1 ओम, तो 1/1 प्लस दूसरा 1/2, 1/1, 1/2। क्लियर? तो 1/R इक्विवेलेंट = अब क्या करोगे, एलसीएम। तो कितना निकलेगा एलसीएम, 2 ही निकाल लो और क्या। 1 का इसमें भाग लगाओगे ये आ जाएगा 2, 2 का इसमें भाग लगाओगे 1, मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1 आएगा, 1 का 2 में भाग लगाओ 2 आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो लिख दो, 2 का 2 में भाग लगाओ 1 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं लिख दिया। तो 1/R इक्विवेलेंट = 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 / 2। ठीक है, अब उल्टा कर दो इसको, भाई R इक्विवेलेंट निकालना है अपने को, तो 2/6 आ गया, कितना आएगा 1/3 ओम। बात समझे क्यों, क्योंकि आप R इक्विवेलेंट निकाल रहे हो ना, R इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, 1/R 1/3 आ गया यहाँ से। क्लियर? ठीक है सर, इसका 3 ओम, इसका 1/3 ओम, तो इसका आ गया और इसका आ गया, तो ये और ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में है ना। ठीक है, तो एक और डायग्राम इसका कैसे बनेगा, इसका एक और डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि सर इस बार ये जो आया है वो कितना आया 3 ओम, और जो ये आया है वो कितना निकला 1/3 ओम। ठीक है, इस बार इन दोनों को अगर देखो तो कैसे लग रहे हैं भाई, इस वाले के लिए ये वाला सॉल्यूशन, इस वाले के लिए ये सॉल्यूशन, तो इस वाले के लिए सॉल्यूशन, इन दोनों को देखो दोनों सीरीज में है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको दोबारा क्या दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, क्या करो दोनों को जोड़ दो, तो R इक्विवेलेंट कैसा निकलेगा 3 + 1/3 ओम। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो उसको, कितना आएगा 3 3 और 1 10/3, तो 10/3 R इक्विवेलेंट निकल कर आ गया। ठीक है, क्या निकल के आया, R इक्विवेलेंट। ओके, लेट मी चेक इट अगेन। 3 ओम यहाँ से निकलेगा अपना 1/1, इसको भी कर सकते थे, 2 और 2 मिला के 1 1 1 1/3। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर दोनों को ऐड ऑन किया 1/3 एंड 3, तो 3 3 और 1 10/3, सारा ठीक है। ये निकल गया R इक्विवेलेंट। ये जो R इक्विवेलेंट निकला है ये अब पूरे का निकल गया, आपने इसका निकाला मतलब पैरेलल का निकाला अलग से, सीरीज का निकाला अलग से। अब ये और ये माने ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों को देखोगे तो सीरीज में आ गए, तो एक और डायग्राम बना दिया, इस वाले का यहाँ रख दिया, इस वाले को यहाँ रख दिया, इन दोनों को ऐड किया सीरीज के अकॉर्डिंग, तो ये आया आपका R इक्विवेलेंट। समझ में आ गया, मतलब ये पूरे के पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट आपके सामने है। ठीक है, अब क्या करना है सर, आपको तो I का वैल्यू चाहिए था, V/R इक्विवेलेंट, यही करना है। तो V कितना है सर 3 वोल्ट, तो लो सॉल्व करते हैं इसको आगे। सर I = V का वैल्यू रखो 3 वोल्ट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट कितना है 10/3, 10/3। तो इसे सॉल्व करोगे तो 9/10 एम्पियर। ये मत पूछना कि सर ये सॉल्व कैसे किया, चीज़ आसान है ना। 3 के नीचे अगर 1 का डिवाइड करोगे, मैंने जैसा तरीका सिखाया है आपको अपनी कैलकुलेशन में, 3/1 करोगे, मैं करके बता देता हूँ थोड़ा सा।
3/1 करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा करने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10/3, अब ये 10 को इधर भेज दोगे और 3 को इधर भेज दोगे, 3 3 जा 9 और 10 1 जा 10 आ जाएगा आपका 9/10। क्लियर? तो ये तो मैथमेटिक्स है, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ये हम आपको खुद भी बता चुके हैं, बाकी आपको आनी भी चाहिए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, बट हमने आपको फिर भी बताई है अलग से। तो ये तो आपने आई निकाला, हो गया सर काम, अमीटर की रीडिंग आ गई। गौर से सुनो, ये जो करंट है यहाँ से निकला आई, इधर गया इधर गया इधर गया, ये सीरीज़ में है और सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो जितना करंट निकला है वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पैरेलल में यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, तो इस दो ओम के रेजिस्टेंस को कितना करंट मिलेगा ये पता करना पड़ेगा। माने ये जो करंट है वो यहाँ और यहाँ डिवाइड होगा, डिवाइड। तो ये डिवाइड कैसे होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर। कैसे बताता हूँ, मेरी बात सुनो। सबसे पहले करंट को इन तीनों में भेजोगे तो यहाँ पर क्या होगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ ऐसा समझ जाओगे थोड़ी देर में। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे क्या बताओ, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है। हाँ, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका हाँ या ना में जवाब देना आराम से अपने दिमाग में। क्या आपको यहाँ पर जहाँ पर मैंने अंगुली लगा रखी है वहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या 2 ओम के रेजिस्टेंस के बाद अमीटर लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन में अमीटर की रीडिंग पूछी है? हाँ पूछी है। क्या अमीटर की रीडिंग करंट का वैल्यू होता है? हाँ होता है। इसका मतलब 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा? हाँ निकालना पड़ेगा। अगर करंट का वैल्यू निकालना है तो करंट के लिए ये फॉर्मूला होता है? हाँ होता है। हाँ होता है। तो अगर मुझे 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है ही, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू रख दूं तो क्या करंट का वैल्यू आ जाएगा? दोबारा सुनो, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, तो आर का वैल्यू तो आप रख दोगे। 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, 2 ओम खुद रेजिस्टेंस है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। क्या बोल रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए क्या निकालना है? करंट निकालना है। ये रहा करंट, फॉर्मूला आपके सामने। V/R करना पड़ता है, R आपके सामने है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो करंट का वैल्यू निकल जाएगा। सही है? इसका मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा वो भी सुनो। सर 3 वोल्ट का बैटरी है ना, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इधर ड्रॉप होगा। क्यों? सीरीज में कनेक्टेड है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है लेकिन सीरीज में क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ यहां पर ड्रॉप होगा, कुछ यहां पर ड्रॉप होगा, कुछ यहां पर ड्रॉप होगा। उसके बाद जो भी बचेगा वो इसके और इसके लिए सेम रहेगा क्योंकि ये चारों पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन चारों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। बातें समझ में कमाई होंगी, करूंगा तो और समझ में आएंगी। सुनो, कुल मिलाकर हमको क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। समझ गए? यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो इसमें करंट का वैल्यू निकल जाएगा ऐसे फॉर्मूले से। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलो आराम से निकालते हैं। पहले मुझे यहां पोटेंशियल ड्रॉप बताओ कितना होगा इन तीनों में। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं देखूं सर, तो सर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V = IR, राइट। I का वैल्यू, करंट कितना आ रहा है? 9/10 एम्पियर। इन तीनों में करंट कितना है? 9/10 एम्पियर, राइट। मैं इसको एक बार बनाता हूं। ठीक है, इन तीनों में जो करंट का वैल्यू है वो कितना है? 9/10 एम्पियर, राइट। कितना कितना रेजिस्टेंस है भाई? 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, मुझे यहां पर क्या निकालना है? V निकालना है। कितना होगा V? V का फॉर्मूला बता दो आप तो मुझे। V = IR, जैसे ऊपर रखा हुआ है मैंने। I कितना है? ये रखा है। रेजिस्टेंस सर इसमें भी निकालना है, इसमें भी निकालना है, इसमें भी निकालना है। अरे यार कुल मिलाकर इन तीनों के अंदर ड्रॉप हो रहा है ना, तो इन तीनों का एक साथ क्यों नहीं निकाल देते? तो इन तीनों को एक साथ क्या बोलोगे? 3R। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो तीनों को एक साथ क्या बोला जाएगा? 3R। कोई खराबी नहीं है। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा अब? 3R। क्यों? मैं तीनों की बात एक साथ कर रहा हूं। क्लियर है ना? तो करंट, क्योंकि करंट इसके लिए भी इतना ही है, इसके लिए भी इतना ही है, इसके लिए भी इतना ही है। आप अगर अलग अलग भी करते तो भी सेम आता। अभी कर रहे हो तो भी ऐसा आएगा। ठीक है, अलग अलग करते तो जोड़ना पड़ता, एक साथ कर रहे हो तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को रख दो ऐसे ही। ठीक है, तो यहां क्या निकलेगा अपना? सॉरी, यहां क्या निकलेगा अपना? V निकलेगा।
पोटेंशियल डिफरेंस। तो सॉल्व करोगे इसको, 9 × 27/10, तो 2.7 आपका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा, इतना वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो तीनों को मैंने जोड़ दिया, एक साथ रख दिया, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। मेरा मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, अलग अलग नहीं होगा, पर पोटेंशियल का ड्रॉप तीनों जगहों पर होगा। तो तीनों जगहों को साथ में क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का क्या करते हैं? एडिशन। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला? 3 ओम। क्लियर, 3 ओम निकला ना। और यहाँ पर आई का वैल्यू तो 9/10 एम्पियर है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है हर जगह पर। तो करंट का वैल्यू रख दिया, आर, तीनों को जोड़कर रख दिया, तीनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया। तो मेरे को एक बात बताओ, 3 वोल्ट में से यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप गया? सर 2.7 वोल्ट। तो इन सबको कितना मिलेगा, कैसे पता करूँगा? बहुत सिंपल है यार। देखो, अगर मैं कहूँ भाई 3 - 2.7 कितना बचता है? 0.3 वोल्ट। थोड़ा सेपरेशन लाने दो एक बार मुझे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? ये सारा मैंने आपको आर इक्विवेलेंट सिखाया था। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू रख के ये मैंने करंट का वैल्यू निकाल लिया। करंट तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन अब मुझे इधर करंट चाहिए। इस वाले में जिस रेजिस्टेंस में करंट चाहिए उस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और पोटेंशियल डिफरेंस रख के उस रेजिस्टेंस का वैल्यू रख के करंट निकल जाएगा। तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था इस वाले रेजिस्टेंस में। पोटेंशियल यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, इसमें से कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा और बाकी बचा हुआ पोटेंशियल इन सबको मिलेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल इन सबको मिलेगा वो सबके सेम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। जो करंट जा रहा था यहाँ पर वो आई था, जो कि इसके बराबर था, मैंने उसे रख दिया, और इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए मैंने आर को मिलाकर 3 ओम एक साथ रख दिया। सॉल्व करूंगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इतना होगा, 2.7 वोल्ट, यहां तक मिला के। क्लियर? तो 3 वोल्ट में से 2.7 वोल्ट इधर चला गया, 3 वोल्ट में से 2.7 वोल्ट इधर चला गया, तो बचा कितना? 0.3 वोल्ट, जो इन सबको मिलेगा। जो 0.3 वोल्ट मिला है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है। अगर मैं कह रहा हूं यहां पर 0.3 वोल्ट गया, इसका मतलब इस 1 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.3 ओम। इस 2 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.3 ओम। इस के लिए 0.3 ओम, इस के लिए 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। ठीक है, वो निकल के आ गया, है ना? तो मुझे बताओ, फॉर 2 ओम रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सर 0.3 वोल्ट। लो आ गया आंसर, नाचो। अरे नहीं, आंसर ये नहीं है, आंसर है रीडिंग ऑफ अमीटर। अमीटर की रीडिंग मतलब करंट निकालो। तो इसके लिए करंट निकालना है ना, तो लो करंट का फॉर्मूला बताओ भाई। I इज इक्वल टू V/R। V कितना है? 0.3। R कितना है? खुद 2 ओम है। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.15। करंट निकाल रहे हो तो एम्पियर यूनिट लगा दो। क्लियर है क्या? ये हमने किया, इसे सॉल्व समझ में आया कैसे हुआ? क्लियर? अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, है ना। ये बड़े 2 आसान से क्वेश्चन है, ये थोड़े भारी भारी क्वेश्चन थे जो मैंने अब तक लिए, है ना। कंपैरेटिवली भारी थे, बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं थे यार, बट थोड़े कंपैरेटिवली भारी थे। अगर आप लोग इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो डेफिनेटली भारी है। अब गौर से यहाँ देखो, मैं आपको एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो क्या चीज़ है। मैंने 4th पार्ट में बनाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। देखो, करंट का वैल्यू निकालना है इधर भी और इधर भी। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको देखने में भारी लगेगा। गौर से अगर आप यहाँ देखो तो मान लो ऐसे करंट निकलेगा, ठीक है। बैटरी से करंट निकला, करंट गया, इधर भी गया, इधर भी गया, जा रहा है। लेकिन ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो रास्ता टूट गया। अरे भैया, रास्ता टूट गया तो सर्किट पूरा नहीं हुआ। हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी, क्लोज्ड पाथ। देखो, बैटरी से यहाँ गया, यूं, अगर इस वाले पाथ को देखता हूं मैं, इस वाले को, तो यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है। मतलब इस वाले 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर इस वाले पाथ को देखूं, ऊपर वाले को, तो यहां से जो करंट गया 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 गया, अरे करंट तो आगे नहीं जा पाएगा। करंट अगर आगे नहीं जा पाएगा जनाब,
तो उस कंडीशन में ये क्लोज्ड पाथ नहीं है, यहां करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज्ड पाथ होता तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता, यहां क्लोज्ड पाथ नहीं है माने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ऊपर वाला पाथ हमारे किसी काम का ही नहीं रहा। जो चीज काम की ना रहे उसे हटा दिया जाता है। इंसानों में नहीं होता, साइंस में भी होता है। सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता, ये साइंस में भी होता है। तो इस वाले को आप ना के बराबर मानो। तो क्या बचा? सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब 4 वोल्ट की बैटरी और यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसको हटा दिया, गायब कर दिया, सिर्फ ये रह गया। समझे क्या? इस कंडीशन को बोलते हैं फ्यूज उड़ जाना। फ्यूज उड़ा हुआ है, ठीक है, ओपन है सर्किट पूरे तरीके से। तो अब यहां देखो, आप यहां से करंट निकलेगा आई, इसमें जाएगा। क्या करना है सर? करंट निकालना है। I इज इक्वल टू वी बाय आर। सिंपल। V कितना है? 4 वोल्ट। R कितना है? मैं V हटा देता हूं वरना आपको दिक्कत ही होगी। 4 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और R कितना है? 2 ओम। ठीक है, कितना आया? 4/2 2। I क्या है? करंट, ये एम्पियर। क्लियर? तो इस 2 ओम का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में अगर ऐसा दिख जाए तो ये मत सोच लेना गलती से भी कि नहीं, हो सकता है कि एग्जाम वाले ने मिस्टेक से इसको थोड़ा छापना छोड़ दिया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। नहीं, जिस तरीके से दिखा रखा है ना ये पॉइंट लगाकर मैंने, मतलब ये तार टूटा हुआ है बीच में से। टूटे होने का मतलब है कि ये चीज काम की नहीं है, इस चीज को फेंक दो, हटा दो, काट दो। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इसको देखो गौर से। 5000 वोल्ट की बैटरी, दैया रे दैया, इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस। आराम से देखो, करंट गया यहां पे, मान लो गया यहां पे, मान लो गया यहां पे, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। डेफिनेटली ये पैरेलल में है तो करंट डिवाइड करेगा, है ना। डिवाइड करने के बाद यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, ये तीनों मिल गए और यहां पे गया करंट, फिर यहां आया। ये क्या है? ये स्विच नहीं है क्या? आपको जब मैंने सिंबल्स पढ़ाए थे तो सिंबल्स में मैंने ये बताया था कि इसको ओपन स्विच बोलते हैं। स्विच ओपन मतलब एक होता है क्लोज्ड स्विच, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, दोनों में फर्क है। ये कैसा है? स्विच ऑफ है, ऑन है? स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ का मतलब पता क्या होता है? जो बटन खटका, आप जो खटका चालू करते हो ना, स्विच ऑन करते हो तो लाइट जल जाती है, माने करंट फ्लो होता है, और खटका बंद कर देते हो तो करंट फ्लो नहीं होता। आप गौर से देखो, इस वायर और इस वायर के बीच में कोई गैप है, एक छोटा सा, जैसे यहां पर गैप था, यहां पर भी गैप है, बस यहां पर तार कटा हुआ था और यहां पर स्विच बंद है। अगर इसमें बीच में डॉट होता, इसका मतलब ये चालू होता। अभी डॉट नहीं है बीच में, इसका मतलब ये बंद है। समझ गए क्या? स्विच ऑफ है तो चलेगा नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहां से करंट जाएगा नहीं, अरे करंट आएगा नहीं, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्लोज्ड पाथ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब आई कितना होगा? 0। वाई? क्योंकि की है ना, की, इसको की बोलते हो आप। की कैसी है? ओपन। ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम लेकर आएंगे अपना लास्ट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का, पार्ट नंबर 4। उसको 1 से 1.5 घंटे का ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ऑलरेडी ये लेक्चर 2 घंटे से ऊपर का बन चुका है, इसलिए मैं इसको यहीं पैकअप करने की सोच रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है 3 घंटे का इसको एक जगह बनाना। ठीक है, तो चलते हैं फिर। जय श्री राम।